गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांक उपाध्याय एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के वन शॉट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 8 यूनिट है एंड उस 8 यूनिटों में से हम इस वीडियो में 5 यूनिट को कवर करेंगे। तो वो कौन कौन सी 5 यूनिट है, आइए जान लेते हैं। यूनिट 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो 5 यूनिट है, इन यूनिट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो बची हुई यूनिट है यानी कि 6, 7, 8, इन यूनिट को कोमल बॉस आपको कंप्लीट करवाएंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट को पहले ही कवर कर रखा है, यानी कि हमने पहले ही डिस्कशन कर रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट के बारे में। तो ये वन शॉट में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट को थोड़ा फास्टली कवर करेंगे, यानी कि केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके और समझते हुए चलेंगे। और फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या होती है। द टर्म एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एड्यूको, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है ई प्लस एड्यूको, यानी कि जो एजुकेशन टर्म है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुई है। और कौन सा लैटिन वर्ड है? एड्यूको। और जो एड्यूको है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है ई प्लस एड्यूको। ई मतलब होता है आउट ऑफ, एड्यूको मतलब होता है आई लीड। एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? आई लीड आउट ऑफ डार्कनेस इनटू द ब्राइटनेस, यानी कि ये अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। कौन? एजुकेशन। एजुकेशन इज अ एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एजुकेशन किससे मिलती है? या तो टीचिंग से, कोई हमें पढ़ाए, या फिर ट्रेनिंग से कि हम कोई ट्रेनिंग करें। ठीक है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिविजुअल वाया वेरियस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टू फाइंड आउट बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ। मतलब कि एजुकेशन का मेन एम क्या होता है? टू ड्रॉ आउट या फाइंड आउट बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ। किसके थ्रू? वेरियस एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है। अब वो जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने या फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। सबसे पहले चाणक्य की डेफिनेशन। चाणक्य जी ने बताया कि एजुकेशन क्या है? दैट एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग फॉर कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। मतलब कंट्री के लिए ट्रेन होना और नेशन के लिए प्यार जताना, यही हमारी एजुकेशन होती है। शंकराचार्य जी ने बताया कि रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी खुद को ही जानना एजुकेशन होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ मैन। मतलब जो खुद के अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर जो डिवाइन परफेक्शनिस्ट होता है उसको मैनिफेस्ट करना या फिर उसको बाहर निकालना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो हमारा बेस्ट वर्जन है, यानी कि डिवाइन परफेक्शन है, उसको मैनिफेस्ट करना, उसे ही हम एजुकेशन बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया कि एजुकेशन मीन्स इनेबलिंग माइंड टू फाइंड आउट अल्टीमेट ट्रुथ। मतलब हमारे माइंड को इनेबल करना जिससे कि हम जो अंतिम सत्य है उसे जान सकें। अब उस अंतिम सत्य को हम जान के क्या करेंगे? वो जो अंतिम सत्य है वो क्या करेगा हमारे लिए? विच रेस्क्यू अस फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ डस्ट एंड गिव अस वेल्थ। मतलब कि अब जो ये अल्टीमेट ट्रूथ है ना, ये हमें बचाएगा किससे? जो अंधकार है यानी जो धूल है उससे। किस चीज़ की धूल? अज्ञानता की धूल। एंड गिव अस वेल्थ, हमें पैसा देगा, वेल्थ देगा। नॉट इन अ सेंस ऑफ थिंक, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल पैसा जो बोल सकते हैं मेटेरियलिस्टिक पैसा देगा, बट ऑफ इनर लाइट, मतलब कि हमें अंदर ही आंतरिक रूप से वेल्थी बनाएगा। नॉट ऑफ पावर बट ऑफ लव। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से हमें पावर मिल जाएगी कि हम बिल्कुल खली की तरह खतरनाक हो जाएंगे, नहीं, बट हमें किस तरह से लोगों को ट्रीट करना है वो हम सीख जाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या बताया? एजुकेशन मीन्स इनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट अल्टीमेट ट्रूथ विच रेस्क्यू फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ डस्ट एंड गिव वेल्थ नॉट ऑफ थिंग्स बट ऑफ इनर लाइट एंड नॉट ऑफ पावर्स बट ऑफ लव। ठीक है। ये डेफिनेशन है, मिनिमम आपको 3 तो याद रखनी है ही। नेक्स्ट है एम्स के। एजुकेशन के क्या क्या एम होते हैं? देखो, आप सभी जानते हो कि एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है और बिना प्लान किए हुए हम इसको नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। मतलब किसी चीज़ को नहीं पढ़ा सकते। एजुकेशन इज अ पर्पसफुल एंड प्लान्ड एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ एजुकेटर। जो कोई भी पर्पसफुल एक्टिविटी होती है ना, वो गोल ओरिएंटेड होती है। एजुकेशन भी क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है और क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। अब कोई भी पर्पसफुल एक्टिविटी हुई, उसका एम होगा ही होगा। मतलब विदाउट एम और ऑब्जेक्टिव नो पर्पसफुल एक्टिविटी कैन बी डन। ठीक है। तो एजुकेशन भी क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, तो इसके भी कुछ एम्स है। अब कौन कौन से एम्स हैं आइए जान लेते हैं एक एक करके। देखिए, ये मैंने बता भी रखा है कि स्पिरिचुअल एम में होता है, इंडिविजुअल एम होता है, मोरल एम होता है, कल्चरल एम होता है, सोशल एम होता है, वोकेशनल एम होता है। ठीक है। ये सारे एम्स हो गए। अब इंडिविजुअल एम क्या है? कि भाई एजुकेशन का इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे क्या करता है, इंडिविजुअल पे क्या पड़ता है। तो वो क्या करती है? कल्चरली डेवलपमेंट करवाती है, मोरल डेवलपमेंट करवाती है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करती है, कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड करती है, वोकेशनली डेवलपमेंट करवाती है और एक
कंप्लीट लिविंग का सेंस प्रोवाइड करवाती है। सोशल एम क्या है? देखो आप सभी जानते हो मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, लेकिन वो जन्म से ही सोशल नहीं था। एजुकेशन ने उसको सोशल बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब उसने क्या किया, कन्वर्जन किया। किसने? एजुकेशन ने। किससे? एक बायोलॉजिकल मैन को उसने क्या किया, सोशल मैन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि बायोलॉजिकल इंडिविजुअल को एजुकेशन ने सोशल इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये उसका हो गया एजुकेशनल एम। अब एजुकेशन जो सोशल बीइंग है या सोशल इंडिविजुअल है उसमें कन्वर्ट क्यों किया? जिससे कि जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको एक इंसान यानी कि जो एक इंडिविजुअल है वो अच्छे से फॉलो कर सके और अपने आप को सोसाइटी में फिट कर सके। ओके, वोकेशनल एम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एम बोला जाता है इसे एजुकेशन का। मतलब हम सभी पढ़ रहे हैं, हमारा मेन एम क्या है? पैसा कमाना, तो वो आता है वोकेशनल एम के अंदर। कल्चरल एम, देखो कल्चरल एम एजुकेशन का ये होता है कि हमारे जो कल्चर है उससे जोड़े रखे। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है कि ना पुराने चीज़ों को मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना हमें अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल एम के बारे में। कल्चरल एम क्या होता है एजुकेशन का? तो जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो पहले जब हम क्लासेस में पढ़ते थे स्कूल में तो हम हिस्ट्री पढ़ते थे। हिस्ट्री जब पढ़ते थे तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम पुराने युद्धों के बारे में बात करें या फिर किसी की महानता को बताएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब था कि हमारा जो पुराना कल्चर था उसको हम प्रिजर्व रखें, मतलब कि वो जो कल्चर है उसके बारे में हम जानें और हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बताएं, जिससे कि जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे। ये क्या है? एक कल्चरल एम है किसका? एजुकेशन का। नेक्स्ट है मोरल एम। मोरल एम क्या होता है एजुकेशन का? मोरल एम मतलब एजुकेशन क्या करती है, एक इंडिविजुअल के मोरल को बूस्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि उसको यदि सक्सेस मिल रही है तो उसका मोरल काफ़ी अच्छा है, मतलब यदि कोई चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो वही हमारे लिए क्या है? सक्सेस है। जैसे अभी हमने कल्चरल एम के बारे में बात की। यदि ये आपको समझ में आ गया ये पॉइंट, केवल और केवल इतना सा, ठीक है, ये इतना सा पॉइंट समझ में आ गया तो आपके लिए क्या है? एक तरीके से सक्सेस है। क्या? अरे हाँ यार ये समझ में आ गया, अच्छा, तो आपका क्या करेगी? मोरल को बूस्टअप करने का ट्राई करेगी। ओके, लास्ट आता है स्पिरिचुअल एम। अब स्पिरिचुअलिटी इज अ बेसिस ऑफ एजुकेशन। यार इसने ये लाइन क्यों लिखी? सोचो, देखो आप सभी ने देखा होगा जब हम छोटे थे, इवन अभी भी जब बुक्स के हमारे पैर अड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको माथे से लगाते हैं, बोलते हैं नहीं यार अरे विद्या माता है, नाराज हो जाइए, ऐसे पैर नहीं अड़ाते। और सही बात भी है, ठीक है, ये एक हमने बता दिया कि भगवान से रिलेट कर दिया, लेकिन और ये सही बात भी है। जो चीज़ हमें सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है, जैसे जो एजुकेशन है वो हमें हमारा डेवलपमेंट करवा रही है, हमारी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, हमें वोकेशनली एक्टिव बना रही है, तो उसका हम सम्मान क्यों ना करें? ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? बेसिस है एजुकेशन का। एंड एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल को स्पिरिचुअल बनाए रखने में। ये हो गए एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एम्स ऑफ एजुकेशन के। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि एजुकेशन के एम्स को अफेक्ट करते हैं? तो कई सारे फैक्टर हैं। फिलोसॉफी हो गया, रिलीजियस फैक्टर हो गया, इंटेलेक्चुअल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि एजुकेशन के एम्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन के। एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो एजुकेशन, अब देखो इसमें ना हम अंदर का जो कंटेंट है वो नहीं लिखेंगे, केवल पॉइंट्स पे ध्यान देंगे कि एजुकेशन इज अ पर्पसिव एंड कॉन्शियस प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? पर्पसिव और कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब हम किसी ना किसी पर्पस से एजुकेशन लेते हैं। जैसे कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मेरा कोई पर्पस है कि मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा क्या है? ये कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं कि हम सोते सोते किसी भी चीज़ को समझ लेंगे, नहीं, कॉन्शियस रहना चाहिए हमें, मतलब हम कॉन्शियस रहेंगे तभी हम मतलब जो हमारा माइंड है हम जब उसको कॉन्शियस रखेंगे तभी हम एजुकेशन को ग्रहण कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। एजुकेशन क्या होती है? बायोपोलर प्रोसेस होती है। बायोपोलर प्रोसेस मतलब टीचर और एक जो स्टूडेंट है उसके बीच में ये प्रोसेस होती है। या फिर बोला जाए तो कि एजुकेशन इज अ बायोपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट अपॉन अनदर इन अदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर। इन अदर वर्ड देयर आर टू पोल्स ऑफ एजुकेशन, द स्टूडेंट वन साइड एंड टीचर अदर साइड। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि बायोपोलर होती है, एक पोल पे टीचर होता है और दूसरे पे एजुकेशन होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि एजुकेशन ट्राइपोलर भी होती है, मतलब बाइपोलर प्रोसेस भी है और ट्राइपोलर भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आ गया चिल्ड्रन यानी कि स्टूडेंट, दूसरी तरफ आ गया टीचर और तीसरी तरफ आ गया सोसाइटी या फिर सिलेबस, ठीक है। तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। यदि आप इसको लिखना चाहो तो बाइपोलर प्रोसेस लिखने के बाद में एक पोल बना देना, दूसरा पोल बना देना, दोनों कनेक्ट कर देना, इधर टीचर इधर स्टूडेंट लिख देना, ठीक है। और ट्राइपोलर प्रोसेस में जो ये एक तरीके से ट्राइंगल बनाया हुआ है ये आप बना सकते हो। फिर एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमें जो जब तक हम जीते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, यानी एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। हम एजुकेशन की मदद से एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, तो ये क्या है? एक एडजस्टमेंट का भी प्रोसेस है,
ठीक है। एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, क्या करती है ये, हमारा डेवलपमेंट करती है, साथ ही साथ दूसरों का भी डेवलपमेंट करवाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, यानी कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करती है, इसलिए क्या है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर, ऐसा नहीं कि एजुकेशन लेने के बाद एक इंसान के 6 पैक आ जाएंगे या फिर बिल्कुल डंबल, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे मस्त उसकी बॉडी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या करती है, हमें इनर पावर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू स्कूल अर्न नॉलेज, ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में ही सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसा कि हमने बताया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे भी हम चीज़ों को सीखते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस से हम स्कूल के अलावा भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन है वो स्कूल तक ही लिमिट है, हम कहीं भी कभी भी चीज़ें सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। जैसे कि मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको जो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसमें मैं कुछ चीज़ें सीख ही रहा हूँ। ओके, सो ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और कभी ख़त्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एंड लास्ट पॉइंट कि ये स्कूल तक लिमिट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन के बारे में हमने पहले अभी बात की है। और टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज इन अ डेली लाइफ, मतलब डेली बेसिस पे साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करना, इसे ही हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होगी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंसर्न विद डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, टेक्निक एंड एड्स टू इम्प्रूविंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, मतलब कि ह्यूमन लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए किसी भी चीज़ इन अ सेंस टेक्निक, एड्स है ना, इनका क्या करना, डेवलपमेंट करना और उनको अप्लाई करके सिस्टम में देखना, इवेलुएट करना, इसी हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रॉबर्ट ए कॉक्स ने डेफिनेशन दी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू इंडिविजुअल लर्निंग सिचुएशन, मतलब कोई भी एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी जो लर्निंग सिचुएशन है उसमें साइंटिफिक जो भी प्रोसेस है उसको अप्लाई करना, इसे हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हम सभी बैठे हुए हैं क्लासरूम में और पहले हमें चौक और बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, अब हमारे लिए एक डिजिटल बोर्ड लगा दिया तो अच्छा समझ में आया, यानी क्या किया, साइंटिफिक प्रोसेस को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, किसमें, इंडिविजुअल लर्निंग सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है एस कुलकर्णी की, उन्होंने बोला एप्लीकेशन ऑफ लॉ, रिसेंट डिस्कवरी, इनोवेशन ऑफ साइंस एंड टेक टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने बताया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी लॉ हैं, रिसेंट डिस्कवरी हैं, इनोवेशन है, उसको एजुकेशन के प्रोसेस में अप्लाई करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट जो डेफिनेशन है वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स पुटिंग टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन टुगेदर टू गेट बेटर रिजल्ट इन लर्निंग, मतलब कि एजुकेशन और जो टेक्नोलॉजी उनको साथ में लाना, जिससे कि जो लर्निंग है उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, इसी प्रोसेस को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो भाई जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये साइंस और टेक पे बेस होती है। इसका एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, इसमें क्या करते हैं हम, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उनको अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, यानी कि अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है, और सिस्टमेटिक अप्रोच है। ओके, अब अप्रोचेस से याद आया कि हम अप्रोचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तीन अप्रोच होती हैं, जो कि ल्यूमिस सीडन ने दिया था। कब दिया था, 1964 में। सबसे पहले अप्रोच होती है ET1 या फिर हार्डवेयर अप्रोच, सेकंड अप्रोच होती है ET2 या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच, और थर्ड अप्रोच होती है सिस्टमेटिक अप्रोच या फिर ET3। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर अप्रोच, ये मतलब तीनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। हार्डवेयर, फिर बोलेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड लास्ट में बोलेंगे हम सिस्टमेटिक प्रोसेस के बारे में। अब ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, फिजिकल साइंस से। सॉफ्टवेयर अप्रोच बिहेवियरल साइंस से ओरिजिनेट हुई है, और जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ये कंप्यूटर साइंस से ओरिजिनेट हुई है। हार्डवेयर अप्रोच का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड। ओके, सॉफ्टवेयर अप्रोच किस पर फोकस करती है, क्योंकि ये बिहेवियरल साइंस से ओरिजिनेट हुई है तो इसका मेन फोकस होगा कि बिहेवियर को चेंज किया जा सके। ये कंप्यूटर साइंस से क्या बोलते हैं, ओरिजिनेट हुई है, और ये क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक तरीके से अप्रोच है। तो ये क्या करेगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, लेकिन क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड है या ओरिजिनेट है, तो क्या करेगी, ये साइंटिफिक मेथड का यूज करेगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि साइंटिफिक मेथड का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। कौन सी अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। जो हार्डवेयर अप्रोच है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, यानी इसे ये नहीं चाहिए कि हाँ यार कुछ भी प्रोसेस हो, मतलब इसका मेन एम होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस कोई सी भी हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब होता है कि भाई प्रोडक्ट कैसा भी बने, चाहे लेट बने जल्दी बने, क्योंकि लेकिन है ना, जो प्रोसेस है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। सिस्टमेटिक अप्रोच है ये सिस्टम ओरिएंटेड होती है। रिलेटेड टू यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। हार्डवेयर अप्रोच का मतलब होता है कि भाई ये यूज करना और प्रोड्यूस करना, किसको, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स को, यानी कि प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें होती हैं उनको
को प्रोड्यूस करना और उनका यूज़ करना। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है इट कंसर्न विद द यूज़ ऑफ मेथड एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। मतलब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के टाइम पे अलग अलग मेथड्स और स्ट्रेटजी का यूज़ करना सॉफ्टवेयर अप्रोच में आता है। लास्ट है लॉजिकल सॉल्यूशन प्रोसेस फॉर सॉल्विंग एजुकेशन प्रॉब्लम। मतलब एजुकेशन प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करना या फिर उनका लॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना, ये आता है किसमें, ये आता है सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर। ये तीनों में हमने डिफरेंस के बारे में बात की। अब हम देख लेते हैं स्कोप्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इसके क्या क्या स्कोप्स हैं। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, फाइंड आउट क्लियरली educational aim and objective, development of curriculum, training of teacher, effective use of hardware and mass media, मतलब टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी को डेवलप और सिलेक्ट करना। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करना, उसको प्रोड्यूस करना, ये सारे क्या हो गए स्कोप्स हो गए किसके, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। तो ये तो जनरल स्कोप्स हैं। यदि आप चाहो तो इसकी जगह आप ये वाले स्कोप्स को भी मेंशन कर सकते हो। इसको हम किस तरह से करेंगे कि भाई हम स्कोप्स लिख देंगे सेंटर में कि स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसको एक बादल में ना ऐसे कवर कर लेंगे और इसके ऐसे 6 पॉइंट बना देंगे। ठीक है, और 6 पॉइंट में सबसे पहले लिख दिया बिहेवियर टेक्नोलॉजी, फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी, फिर उसके अलावा ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक साइकोलॉजी एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस। ऐसे करके हम 6 पॉइंट में इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहो तो इसके अंदर का भी आप इसमें कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके 6 स्कोप हो गए। कौन कौन से, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक साइकोलॉजी एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस। स्कोप्स का मतलब क्या हो गया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम इन चीज़ों में कर सकते हैं। मतलब कि ट्रेनिंग, कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कि हम एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले हम चौक और बोर्ड पर पढ़ाते थे, इतना इफेक्टिवली बच्चों को समझ नहीं आता था क्योंकि वो एक तरीके से केवल देख सकते थे लिखा हुआ, बट वो विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में हमने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि देखो यार ये इस तरह का डायग्राम होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्पाइनल कॉर्ड इस तरह की होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ तो इसने क्या किया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव किया। दूसरा, फुलफिल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। तीसरा, प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, जो भी टीचिंग एड्स है उनका प्रॉपर यूज करना स्टार्ट हो गया। इस वजह से क्या, एनरिच डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, मतलब कि ऐसा जैसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हम जब एलन की या फिर किसी भी चीज़ की डीएलपी लेते थे ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें हम क्लासरूम में जाके पढ़ते थे, नहीं, हम दूर से पढ़ते थे यानी कि मोबाइल के थ्रू, तो वो इसके अंदर आता था। फिर आती है ट्रेनिंग, इनोवेशन, उसके अलावा अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, reduces individual difference, scientific foundation of education, development of teaching learning strategy। ये सारे क्या हो गए, इसके एप्लीकेशन हो गए किस चीज़ के, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और देखिए ये हमने पहले डिस्क्राइब कर रखा है कि भाई जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उनके बीच में डिफरेंस पहले से ही बता रखा था कि भाई इसको ET1 बोलते हैं, इसको ET2 बोलते हैं, इसको ET3 बोलते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई ये फिजिकल साइंस से ड्राइव हुआ है, ये बिहेवियरल साइंस से ड्राइव हुआ है और ये कंप्यूटर साइंस से ड्राइव हुआ है। ठीक है, नीड क्या है भाई, क्योंकि हार्डवेयर अप्रोच की क्या नीड है, सॉफ्टवेयर अप्रोच की क्या नीड है, सिस्टमेटिक अप्रोच की क्या नीड है, वो हमने इसमें क्लासीफाई कर रखा है। और इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि क्या यूज़ करते हैं हम, जैसे कि रिलेशनशिप इन द सेंस कि भाई जो हार्डवेयर अप्रोच है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम जो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एड्स है उनका यूज़ करते हैं, उनका प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अप्रोच है और यहाँ पे सिस्टमेटिक अप्रोच है। ठीक है, इट कंसर्न विद द यूज एंड मेथड ऑफ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के टाइम पे अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजी होते हैं, उनका यूज़ करना सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आता है। और सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या आता है, सिस्टमेटिक अप्रोच में होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लॉजिकली, मतलब लॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। और ओरिएंटेड में हमने बता दिया था, ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये प्रोसेस, और ये सिस्टम ओरिएंटेड। मतलब इससे जो हार्डवेयर अप्रोच है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू आए हो, बट प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। जबकि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है इसका मेन एम होता है कि प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। एंड सिस्टमेटिक अप्रोच सिस्टम ओरिएंटेड होती है। अब इफेक्ट क्या क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है कि दिस मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, मतलब कि जो हार्डवेयर अप्रोच है वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। क्यों, क्योंकि इसमें एविएट्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मेन प्रोडक्ट होता है रिजल्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है यानी रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि अच्छा रिजल्ट लाना। ठीक है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है
उसका इफेक्ट क्या होता है, इट इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो बोल सकते हैं इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाती है। लास्ट है जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच वो क्या करती है, द सिस्टम हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल एंड इन कंट्रोलिंग मैनेजिंग एजुकेशन एनवायरनमेंट, मतलब एजुकेशन एनवायरनमेंट, मतलब जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसका क्या इफेक्ट है, उसका इफेक्ट है कि जो एजुकेशन के ये क्या करती है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने का ट्राई करती है, साथ ही साथ जो एजुकेशनल मटेरियल है मतलब क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करती है। ठीक है, और जो सिस्टमेटिक अप्रोच है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होती है तो इसमें हम एआई का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई एआई हमारा जो कंटेंट है उसको तैयार करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेस्ट अप्रोच टू एजुकेशन। अब यदि ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि एजुकेशन की लेटेस्ट अप्रोच क्या है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो ये इंट्रोडक्शन लिख रखा है ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, वरना आप एजुकेशन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, मतलब कि ई प्लस ड्यूको से ड्राइव हुआ है ना, मतलब एडुको से ड्राइव हुआ है जिसका जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है ई प्लस ड्यूको। ठीक है, ये वाला वर्ड लिख सकते हो। उसके अलावा 2 से 3 इसकी डेफिनेशन भी आप इसका मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे लेटेस्ट अप्रोच टू एजुकेशन, कितनी है, 3 है। सबसे पहले कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। अब देखो इसमें तो बहुत सारा लिख रखा है, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब जस्ट इतना सा है कि एक लर्नर को एक मीनिंगफुल लर्नर बनाना, मतलब कि एक नॉर्मल लर्नर है या स्टूडेंट है उसको मीनिंगफुल लर्नर या फिर मीनिंगफुल स्टूडेंट बना देना, किसके मदद से, एजुकेशन या नॉलेज की वजह से। उसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन, मतलब कि एक इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन कर देना जिसकी वजह से उसमें नॉलेज का एनहांसमेंट कर देना या फिर उसको इतना एनकरेज कर देना कि वो नॉलेज को गेन कर सके। इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखोगे आप। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि ये क्या है, एक इनोवेटिव मेथड है एजुकेशन का। क्या है ये, इनोवेटिव मेथड है एजुकेशन का। तो 2 लाइनें लिखनी है, क्या क्या है कि एक नॉर्मल लर्नर को मीनिंगफुल लर्नर बनाना या फिर नॉर्मल स्टूडेंट को मीनिंगफुल स्टूडेंट बना देना, किसकी वजह से, नॉलेज की वजह से। मतलब कि हम उसको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो नॉलेज को ले और अपने आप में सेल्फ डेवलप करे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन बोलते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, इनोवेटिव मेथड है ये किसका, एजुकेशन का। ठीक है, दूसरा 2 पॉइंट ये लिख देंगे। फिर हम एम्स को मेंशन कर सकते हैं कि 4 एम्स हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4, ये चारों हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा। दूसरा क्या है कि इट एम्फेसिस सेल्फ कंट्रोल एंड रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। ये क्या करती है, सेल्फ कंट्रोल और रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे एम्फेसिस करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ना इमेजिनरी चल रहा है, नहीं, इसमें नॉलेज रियल में दी जा रही है और रियल में उसका जो लेवल है उसको बढ़ाया जा रहा है, लेवल इन सेंस नॉलेज का लेवल। ठीक है, इट हेल्प इन सेल्फ एवेल्यूशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि ये सेल्फ जो इवेल्यूशन है स्टूडेंट के उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग को एनहांस करती है या फिर ये रेस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। एंड चौथा होता है एंड पांचवा है कि इट हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू डिस्कवरी, मतलब कि डिस्कवरी के थ्रू नॉलेज को लेना। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है वो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ एजुकेशन। अब हमने ये किसी भी स्टूडेंट को दी तो इससे क्या होगा, इसका आउटकम क्या क्या आएंगे, क्या होगा, स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है यानी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसका इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट है वो डेवलप हो जाएगा। तीसरा, उसकी नॉलेज और स्किल में एनहांसमेंट होगा, उसके एक्ट, इंक्वायरी और सोचने की जो शक्ति है, मतलब सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इट एनकरेज स्टूडेंट टू एंगेज एक्टिवली इन अ क्लास और स्कूल, मतलब कि अब यदि कोई स्टूडेंट है वो अच्छे से चीज़ों को समझ रहा है, उसका मन है नॉलेज लेने का, तो वो क्लास में भी अच्छे से काम करेगा, मतलब स्कूल में और क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके आउटकम होंगे कि यदि हम कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच का यूज़ करते हैं तो ये उसमें चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई स्टूडेंट को रिलेशनशिप में लाओ और फिर उनको पढ़ाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि भाई 3 लोगों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, 3 या 2 के बीच में। सबसे पहला है स्टूडेंट, दूसरा है टीचर और तीसरा है एनवायरनमेंट, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना और फिर नॉलेज को प्रोवाइड करवाना, इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन या फिर रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें कि स्टूडेंट और एनवायरनमेंट के बीच में टीचर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ टीचर मेकिंग
relationship between student and its environment is called as relationship based approach to education। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, सीधा सी बात है। ठीक है, द गोल ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन इज टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड प्रोस्पेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट बाय पुटिंग देम इन अ सेंटर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम या फिर गोल क्या होता है कि सपोर्टिव और एक सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, किसको, स्टूडेंट को। अब ये प्रोवाइड कौन करवाएगा, टीचर। तो क्या किया टीचर ने, स्टूडेंट और लर्नर के बीच में क्या कर दिया, सॉरी स्टूडेंट और जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में क्या कर दिया, एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर दिया। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एम्स। तो क्या क्या एम्स होते हैं वो आप सभी को पता है कि ये क्या करता है, टू प्रोवाइड अ चांस टू लर्न अबाउट स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्ट्रगल एंड एबिलिटीज। मतलब स्टूडेंट का क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या स्ट्रगल कर रहा है वो, कहाँ कहाँ पे मतलब उसको दिक्कत आ रही है, क्या उसकी एबिलिटीज है, उसको समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एक अच्छा चांस प्रोवाइड करवाता है टीचर को कि वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट देख सके, उसकी एबिलिटीज देख सके। ठीक है, टू डिटरमाइन द नीड एंड स्किल ऑफ स्टूडेंट इन अ टर्म ऑफ टाइम, मूवमेंट एंड एम्पैथी। मतलब कि एक स्टूडेंट को कौन कौन सी स्किल की जरूरत है, उसको क्या क्या चीज़ की जरूरत है, कौन सी नॉलेज उसको प्रोवाइड करवानी है, ये भी इससे पता लगता है। एंड लास्ट, टू अलाउ टीचर टू कोलैबोरेट क्लोजली विद लर्नर टू प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ। मतलब कि एक स्टूडेंट या लर्नर की ओवरऑल ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए या फिर देखा जाए कि उसको प्रमोट करने के लिए टीचर क्या करता है, कोलैबोरेटिव रोल प्ले करता है। मतलब कि टीचर आएगा, कोलैबोरेटिव रोल कैसे कि भाई जो एनवायरनमेंट है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। मतलब इस अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ दोनों को है ना बांध दिया। इसका मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना कि स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करे। ठीक है, अब क्रिएट किसने किया, टीचर ने। तो क्या किया, टीचर ने एक कोलैबोरेटिव रोल प्ले किया, किसके बीच में, एनवायरनमेंट और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, ये इसके एम्स होते हैं। इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इंपॉर्टेंस काफ़ी सारी है कि भाई इट फैसिलेट एसिमुलेशन ऑफ एडल्ट प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव को फैसिलेट करता है। दूसरा, इट रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट। अब यदि एनवायरनमेंट ही अच्छा होगा, स्टूडेंट को मजा आ रहा है, जैसे हम खेलते हैं तो हमें खेलने में मजा आता है, कितनी देर खिला लो। ठीक है, तो क्या है, क्यों मजा आता है, क्योंकि उधर का एनवायरनमेंट अच्छा है। ठीक है, अब यदि हमने लर्निंग का एनवायरनमेंट भी अच्छा कर दिया तो कोई ड्रॉप आउट ही नहीं होगा। ठीक है, उसको कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंस, या ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं किसके, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता, कि भाई एक स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो हमारी जो नर्सिंग थ्योरी होती है और जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, मतलब नर्सिंग थ्योरी में तो हमें बताया जाता है कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से ना नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। ठीक है, उसमें डायग्नोसिस इस तरह से मेंशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिस में शायद हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करते नहीं है। ठीक है, तो जो ये गैप है इसको कम करने का काम इस गैप को कम करने का काम करती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कि भाई एक स्टूडेंट है, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज दो और या फिर उसको उसके अकॉर्डिंग एजुकेट करो, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। कई सारी डेफिनेशन भी है, मुझे जो लास्ट वाली डेफिनेशन है काफ़ी अच्छी लगी कि competency based education can be defined an approach which permit student to progress independent on their environment environment at their own speed based on their capacity and grasping skill। ठीक है, मतलब कि एजुकेशन बेस्ड अप्रोच है जो एजुकेशन की, वो क्या करती है, वो एक स्टूडेंट को परमिट करती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को इंडिपेंडेंटली चूज कर सके, उसको अच्छे से अपनी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सके और अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ग्रास्प कर सके। मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक स्टूडेंट को 3 चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। खुद का एनवायरनमेंट, कि वो खुद का एनवायरनमेंट बनाए, खुद उसमें पढ़े आराम से। दूसरा, अपनी स्पीड पे पढ़े, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं ना, किसी को 2x में पढ़ने की आदत है, किसी को 1.5 में, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। एंड तीसरी, कि अपने बेसिस पे यानी अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे स्किल को एनहांस करे या ग्रैब करे। ठीक है, कि भाई उसको कौन सी स्किल की जरूरत है। जैसे मुझे सीखना है कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने इंजेक्शन लगाना सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार लगा के दिखा दिया किसी ने और मेरे से बोला अब तू लगा दूसरा। अरे भाई मेरे को समझ ही नहीं आया। ठीक है, हो सकता है किसी और को समझ में आ गया, वो उसकी चॉइस है, लेकिन मेरी कैपेसिटी है कि भाई मेरे को 2 से 3 बार समझाओ और फिर मैं जब 1-2 बार कंफर्टेबल हो जाऊं तब मैं लगाऊंगा इंजेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे स्किल को सीखा। ठीक है, वो आती है इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अंदर। अब इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं 3, मास्टरी, पेसिंग और इंस्ट्रक्शन। ये 3 इसके क्या होते हैं, एलिमेंट। अब
सबसे पहला एलिमेंट है मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को या फिर कोई भी स्किल को इतना अच्छा कर लेना कि आपको उस स्किल का मास्टर बोला जाए, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्किल है उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा लेना। नेक्स्ट लेवल इन सेंस कि भाई बहुत अच्छा कर लेना, उसको हम बोलेंगे मास्टरी। दूसरा हो गया पेसिंग। पेसिंग का मतलब क्या होता है कि देखो यार, ये एक गोल है, इसके लिए बहुत सारे लोग एक साथ लाइन में खड़े हैं और चल रहे हैं, ठीक है। किसी की स्पीड तेज है, किसी की स्लो है, किसी की तेज है, किसी की स्लो है, किसी की बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। तो ये क्या होगी, डिफरेंट पेस हो गई, मतलब अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं लोग किस चीज को अटेंड करने के लिए, एक ही गोल को अटेंड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पेसिंग। तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, ये हमने बताया था ये हमारा गोल है, अलग अलग लोग अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं, तो अलग अलग लोगों को जो कि अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की जरूरत होगी, मतलब कि अलग अलग बोल सकते हैं कि लर्निंग रिक्वायरमेंट होगी। इसको रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरे को मैंने ना स्किल को 90% कंप्लीट कर लिया है, अब बताओ मैं क्या करूँ आगे कि मुझे 10% स्किल सीखने को मिल जाए, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है। दूसरा है जो कहेगा यार मैंने 10% ही किया है, अब मुझे 90% कैसे करना है आगे का बताओ मुझे, है ना, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। तो ये क्या हो गए, 3 एलिमेंट हो गए जो किसके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के, CBE के, क्या क्या है, मास्टरी, पेसिंग और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अलग किसी भी स्किल में मास्टरी कर लेना, किसी भी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देना, उसको मास्टरी बोलते हैं, है ना। अलग अलग स्पीड में चलना, किसी भी एक गोल को अटेंड करने के लिए उसे हम पेसिंग बोलते हैं। और जो लोग अलग अलग स्पीड में चल रहे हैं, यानी कि कोई 90% पे, कोई 10% पे, कोई 50% पे, उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है या फिर कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है, उनको फुलफिल कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो ये 3 हो गए एलिमेंट किसके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन की फिलोसॉफी क्या क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो द टर्म फिलोसॉफी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। किससे, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है। कौन सा ग्रीक वर्ड है वो, फिलोसोफिया, जो कि 2 वर्ड उससे मिलकर बना है, फिलियो एंड सोफिया। फिलियो का मतलब हो गया लव एंड सोफिया का मतलब हो गया विजडम। इसका मतलब हो गया, सो वी कैन से दैट फिलोसॉफी मीन्स लव ऑफ विजडम। इसका मतलब क्या हो गया, लव ऑफ विजडम या फिर पैशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। फिलोसॉफी इज अ साइंस ऑफ नॉलेज, ये बताया फ्लिच ने कि भाई नॉलेज की साइंस है, ठीक है। फिलोसॉफी इज अ साइंस ऑफ साइंसेस, मतलब साइंसों की भी साइंस है, ये कॉलेज ने बताया। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया फिलोसॉफी कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस, मतलब ये जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उन सभी से कंसर्न करती है, यानी उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती है। और ये क्या है, एक यूनिवर्सल साइंस है। ये किसने बताया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। एंड विल्डरवेड ने बताया कि ये क्या है, क्रिटिकल साइंस है यूनिवर्स की, मतलब पूरे यूनिवर्स को समझाने के लिए एक क्रिटिकल साइंस है क्या, फिलोसॉफी, ठीक है। अब इंटरडिपेंडेंसी देखें कि फिलोसॉफी और एजुकेशन क्या है भाई, तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह से एक सिक्के के 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ होता है हेड और दूसरी तरफ होता है टेल, उसी तरह क्या है, एक तरफ होता है फिलोसॉफी और दूसरी तरफ होता है एजुकेशन, ठीक है। मतलब ये काफी ज्यादा रिलेटेड है। फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर कोरिलेटेड एंड दे आर द 2 एस्पेक्ट ऑफ अ सेम कॉइन, ओके। दे आर टोटली इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, रॉस ने क्या किया, रॉस ने बताया कि जो फिलोसॉफी और एजुकेशन है उनके बीच में रिलेशन क्या है। अब रिलेशन क्या है भाई, देखो एक तरफ हमने ले लिया फिलोसॉफी, एक तरफ ले लिया हमने एजुकेशन। हमने बताया फिलोसॉफी क्या है, थ्योरी, और एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल। मतलब कि फिलोसॉफी थ्योरी है और उस चीज का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे हम एजुकेशन बोलते हैं। ये एंड से डील करती है कि भाई अंत में क्या होगा, और ये करती है मीन और टेक्निक से कि भाई क्या टेक्निक हमने यूज की और किस प्रोसेस के थ्रू हम गए, ठीक है। ये बताती है कि व्हाट कंस्टिट्यूएंट गुड लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमें गुड लाइफ बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। जबकि एजुकेशन बताती है कि हम किस तरह से अच्छी लाइफ बना सकते हैं। समझ में आया। फिलोसॉफी बोलती है ये मतलब फिलोसॉफी क्या है, थियोरेटिकल प्रोसेस है, एजुकेशन प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जो फिलोसॉफी है वो एंड से डील करती है कि एंड में क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जबकि जो एजुकेशन है वो बताती है कि मीन क्या है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू गए और उसकी क्या टेक्निक यूज की है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि भाई जो फिलोसॉफी है वो बताती है कि एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों की जरूरत होती है, जबकि एजुकेशन बताती है कि हम एक अच्छी लाइफ को किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गए इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, मतलब कि फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल फिलोसॉफी और मॉडर्न फिलोसॉफी। ट्रेडिशनल फिलोसॉफी 4 टाइप की है, क्या, IPNR, आई मतलब आइडियलिज्म, P मतलब प्रैग्मेटिज्म, N मतलब नेचुरलिज्म और R मतलब रियलिज्म, ठीक है। तो IPNR से इसको याद कर सकते हैं। PNR नंबर होता है ना ट्रेन में, ठीक है। I मतलब इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे PNR नंबर, ठीक है। मॉडर्न फिलोसॉफी की बात करें तो ये होता है PER, जिसमें P के ऊपर स्क्वायर होता है और E के ऊपर भी स्क्वायर होता है, यानी कि 2 होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया पर्सनलिज्म, दूसरा हो गया एसेंशियलिज्म, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। उसके बाद हो गया रिकंस्ट्रक्शनिज्म और लास्ट में हो गया प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। तो ये हो गया क्या फिलोसॉफी के टाइप्स
एक हो गया ट्रेडिशनल, दूसरा हो गया मॉडर्न। ठीक है, इनके बारे में आपको डिफाइन नहीं करना है, बस नेम आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं एजुकेशन के, तो देखो टोटल 6 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये 6 प्रिंसिपल हैं एक एजुकेशन के, मतलब एजुकेशन को किस तरह से दे सकते हैं, उसके 6 प्रिंसिपल होते हैं। ये हमने बात की एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, ये हमने बात की फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है। तो देखो लर्निंग क्या है, एक एक्वायर्ड प्रोसेस है। ठीक है, इननेट प्रोसेस नहीं है। इननेट मतलब बाय बर्थ हमारे पास नहीं होती है, हम चीज़ों को बाद में, मतलब जन्म के बाद में सीखते हैं। तो ये क्या है, एक्वायर्ड प्रोसेस है। इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म विच लीव परमानेंट इंप्रेशन ऑन एन इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी चीज़ यदि कोई इंडिविजुअल सीखता है तो क्या है, उसके ऊपर उसका परमानेंट इंप्रेशन आता है। जैसे कि एक थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो हम सभी को कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलना आता है। ठीक है, जो बॉयज़ है वो रिलेट कर पाएंगे। तो है ना, हम क्या करेंगे, जैसे चलते फिरते रहेंगे तो बॉलिंग डालते रहेंगे, ऐसे मतलब समझ रहे हो आप लोग, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बस क्या है, ये परमानेंट इंप्रेशन छोड़ देती है इंडिविजुअल पे। लर्निंग इज अ सेंटर ऑफ आवर बिहेवियर, आवर एटीट्यूड, इमोशन एटसेट्रा आर लर्न बिहेवियर। क्या है, जो लर्निंग है वो क्या है, हमारे बिहेवियर का सेंटर होती है। मतलब हम किस तरह का बिहेव करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ सीखी है। ठीक है, हमारा एटीट्यूड क्या होगा, हमारे इमोशन किस तरह के होंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, और ये क्या है, लर्न बिहेवियर या एक्वायर्ड बिहेवियर है। एफिकेसी इन लर्निंग कैन बी मेजर बाय 3 फैक्टर्स, कि भाई हम कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि हमने क्या एक्यूरेसी के साथ सीखी है, मतलब जो चीज़ हमें सिखाई गई है क्या हमने वही सीखी है। दूसरा होता है स्पीड, हमने कितनी जल्दी सीखी है चीज़। और तीसरा कि भाई जो चीज़ हमने सीखी वो कितना रिटेन करी। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ लर्निंग। क्या क्या है, एक्यूरेसी, स्पीड एंड रिटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो ट्रेवर्स ने बताया कि लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इनटू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखो लर्निंग का मतलब हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बस इतना सा याद रखना। ये बताया ट्रेवर्स ने, और होता भी यही है। भाई कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो हमारे क्या बिहेवियर में आती है, और यदि कोई अच्छी चीज़ सीखिए तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बिगे ने बताया कि लर्निंग में बी कंसिडर एज अ चेंज इन इनसाइट, बिहेवियर, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड देयर कॉम्बिनेशन। मतलब कि जितने भी माइंड के कंपोनेंट है, चाहे वो इनसाइट हो, बिहेवियर हो, परसेप्शन हो, मोटिवेशन हो, इन सभी में जो चेंज आता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो बिहेवियर में चेंज आता है उसे हम लर्निंग बोलते हैं। सैमुअल्स ने बताया कि लर्निंग इज अ चेंज in behavior which remain for a long time and these changes take place by practice, experience, not by maturation। ऐसा नहीं कि कोई मैच्योर हो गया तो उसमें ना उसने कई सारी चीज़ें सीख ली है, उसमें बिहेवियर में चेंज आ गया। नहीं, जब कोई भी पर्सन प्रैक्टिस करता है ना, और एक्सपीरियंस करता है, खासकर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो काफ़ी चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे कि पहले एक पर्सन था, वो काफ़ी हंसता खिलता रहता था, मतलब है ना, सबसे मजाक करते रहता था, लेकिन कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, अब वो चुपचाप रहता है। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस बेकार है। उसने क्या किया, उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। ये किसने बताया? सैमुअल्स ने बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस। तो देखो लर्निंग की प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मोटिव ऑफ लर्निंग। हम क्या करते हैं, हम कोई भी हम चीज़ सीख रहे हैं तो हम उसका मोटिव देखते हैं कि क्या गोल है हमारा। ठीक है, अब मतलब हमारा गोल क्या है, अब देख लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम उस गोल को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, अब स्टैब्लिश भी कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, टीचिंग स्टूडेंट एडजस्टमेंट। भाई जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट बिठाएंगे, जिससे कि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकें। फिर चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल। अब कोई भी हम चीज़ सीख रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में तो चेंज आएगा ही। पीपल मतलब होता है सीखने वाले, या फिर लर्नर भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, एंड लास्ट में जाएगा स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब कि हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं हमने पहले ये जाना, अब हमें पता लग गया इसलिए सीख रहे हैं, तो हमने उस गोल को स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एडजस्टमेंट बैठाया, जिससे कि हम हमारे गोल को अचीव कर सकें। अब जब हमने जब चीज़ें सीखना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हमारे बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, अब चेंज आया तो हमने क्या किया, उस चेंज को अडेप्ट किया। लेकिन क्या हुआ, जब चेंज आया ना तो हमारे अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई। लेकिन हमने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि हमने चीज़ों को सीखना छोड़ दिया। हम कंटिन्यू सीखते रहे और एक टाइम पे क्या आ गया, स्टेबलाइजेशन आ गया। ओके, तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो देखो लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ स्किल, नॉलेज बाय एजुकेशन और एक्सपीरियंस। मतलब कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन की मदद से स्किल्स को या नॉलेज को सीखना या एक्विजिशन करना, उसे ही हम लर्निंग बोलते हैं। कई सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं,
कई सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब क्या क्या है जान लेते हैं। पहला है पर्पसिव। देखो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं किसी ना किसी पर्पस से सीखते हैं। दूसरा होता है क्रिएटिव, मॉडिफाई इंडिविजुअल बिहेवियर, हेल्प टू मेक चॉइसेस। ये सारे इसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए। मतलब कि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो किसी पर्पस के थ्रू सीख रहे होंगे। जब हम सीखते हैं तो हमारा जो माइंड है वो क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है, ओके। दूसरा, जब हम चीज़ें सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। अब इसके जो चीज़ हम सीखते हैं उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, चॉइस भी मिलती है लाइफ में कि हाँ यार, जैसे हमने ली PCB, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सॉरी हम कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। हम MBBS में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, फार्मा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, चॉइस को मतलब ये क्या करती है, चॉइसेस को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड बाकी सारे भी इसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। पूछा जा सकता है, यदि पूछे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग 5 नंबर में, तो आप लर्निंग की इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद प्रिंसिपल बता दोगे। कितने प्रिंसिपल होते हैं, 2 प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल और 10 प्रिंसिपल बाय JTFSL, मतलब जॉइंट टास्क फोर्स और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। इसके 10 प्रिंसिपल थे। अब बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप चाहे 5 याद कर लो, 6 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो JTFSL के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको 10 के 10 पूरे रटे होने चाहिए। अब क्या क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि यूनिवर्सल इन नेचर, कि जो लर्निंग होती है या जो चीज़ हम सीखते हैं वो यूनिवर्सल होती है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, हम लाइफ टाइम सीखते रहते हैं चीज़ें। गोल ओरिएंटेड होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, एक्टिव एंड क्रिएटिव होती है, ट्रांसफरेबल होती है, मतलब एक पर्सन ने सीखी अब दूसरे पर्सन को सिखा दी, यानी कि क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मॉडिफाइबल मतलब कि हम जो चीज़ हमने सीखी है यदि उसमें कुछ हमें मॉडिफाई करना है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमने बात की बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय JTFSL। अब क्या क्या प्रिंसिपल थे आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा कि इट एक्ट ऑन सेल्फ अवेयरनेस, ये किस पे एक्ट करती है, सेल्फ अवेयरनेस पे। दूसरा नेक्स्ट कि ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। एक इंडिविजुअल फिनोमेना है, मतलब एक इंडिविजुअल पे ये काम करती है। दूसरा इन्फ्लुएंस एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, मतलब यदि हम स्कूल में चीज़ें सीख रहे हैं तो हम फॉर्मली चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना, और यदि हमारा दोस्त हमें पढ़ा रहा है या फिर सिखा रहा है तो वो एक इनफॉर्मल एक्ट है, ठीक है। ऑनगोइंग एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है और डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी एक इंडिविजुअल का डेवलप करती है, ठीक है। आउटकम ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्नर, अब ये डिपेंड करती है कि लर्नर कितना मोटिवेटेड है। यदि वो ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड लर्नर, ये क्या है, लर्नर और उसके एनवायरनमेंट के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। एंड आउटकम ऑफ कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को, मतलब कोई एक पर्सन है उसको कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो फोर्सली सिखा सकते हैं, नहीं, कोई भी ऐसा सीखता ही नहीं है। वो बिना कोऑपरेशन के और बिना सपोर्ट की कोई भी चीज़ नहीं सीख सकता। तो ये 10 JTFSL के प्रिंसिपल हैं जिन्हें आप याद रखेंगे और याद आपको होने भी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन ऑफ लर्निंग के बारे में। तो कितने डोमेन है, 3। कौन कौन से, कोग्निटिव लर्निंग, दूसरा होता है अफेक्टिव लर्निंग एंड तीसरा होता है साइकोमोटर लर्निंग। ये 3 डोमेन है किसके, लर्निंग के। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक और एक होता है एक्सट्रेंसिक। मतलब ऐसे फैक्टर जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर, और ऐसे फैक्टर जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो अब क्या क्या फैक्टर हैं वो यहाँ मेंशन है कि भाई एज हो गया, अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंसाइट हो गया, मोटिवेशन हो गया, मैचुरेशन हो गया, ये हो गया इंट्रेंसिक फैक्टर। एक्सट्रेंसिक फैक्टर हो गए, प्रैक्टिस हो गई, नेचर ऑफ नॉलेज हो गया, टास्क ओरिएंटेड हो गई, वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल हो गया, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट हो गया, लर्निंग सिचुएशन हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो ये हमने बात की लर्निंग के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग की कितनी थ्योरीज होती हैं। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि लर्निंग की थ्योरी कितनी होती है, तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप ये भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बट आप लर्निंग की जो लर्निंग का हमने इंट्रोडक्शन बोला था, यदि आप वो लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। टोटल कितने टाइप की थ्योरीज है, तो टोटल 5 टाइप की थ्योरीज है, बिहेवियरलिस्टिक, कॉग्निटिव, इन्फॉर्मेटिक, प्रोसेसिंग, ह्यूमनिस्टिक और सोशल कंस्ट्रक्टिव। अब इतनी सारी प्रोसेस है, कैसे पढ़ें, एक काम करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। बेस्ट, ये रहा डिफरेंस कि भाई क्या क्या है। जैसे जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म वाली, एक सेकंड, जो बिहेवियरिज्म वाली थ्योरी है वो क्या कहती है, उसका डिस्क्रिप्शन ये रहा। नोटेबल थ्योरिस्ट के कौन कौन से ऐसे थ्योरिस्ट थे, मतलब जो थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से थे, और टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, ठीक है, वो इसमें मेंशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटेबल थ्योरिस्ट के बारे में। जे वॉटसन, इवानो पाल्वो एंड BF स्किनर, ये 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो कि थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म को या तो इन्होंने ये थ्योरी को प्रेस्क्राइब नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि हाँ इन्होंने ये थ्योरी को दिया था, या फिर इस थ्योरी को डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कॉग्निटिज्म में बात करें तो जीन पिगेट,
ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिविज्म जो थ्योरी थी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर, ये ह्यूमनिज्म की थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जॉन डेवी एंड लेव विगोट्स्की, वाओ व्हाट अ नेम, ठीक है, ये जो नाम है काफ़ी अच्छा नाम है, तो इसको आप याद रखिएगा। जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके लिए ये दोनों साइंटिस्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये हो गए नोटेबल थ्योरिस्ट। अब हम देख लेते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म के बारे में कि थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म क्या कहती है। ठीक है, देखो ये सब पढ़ने से अच्छा है हम डायरेक्टली मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म में हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट है कि भाई जो ये थ्योरी है वो बताती है कि एक इंडिविजुअल है वो उसी तरह का बिहेवियर करेगा जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहेगा। मतलब कि यदि कोई इंडिविजुअल अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है तो वो अच्छा बिहेव करेगा, और यदि बेकार एनवायरनमेंट में रहता है तो बेकार बिहेवियर करेगा। दूसरा पॉइंट थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म बताती है कि जो हमारा एम होता है, मतलब थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म का एम है वो है अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है उसको हटाना और जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको इंसर्ट करना। अब अनडिजायरेबल बिहेवियर को हटाएंगे कैसे या फिर उसको एलिमिनेट किस तरह से करेंगे? पनिशमेंट के थ्रू। जैसे कोई गाली दे रहा है, चाटा मार दो उसके, ठीक है ना, मतलब इस तरह से ठीक है, तो पनिशमेंट के थ्रू या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, इसके थ्रू हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को हटा देंगे। जबकि जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको हम इंसर्ट कैसे करेंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। मतलब कि आप ये काम करोगे ना तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, जिससे कि वो डिजायरेबल बिहेवियर शो करे। ये बताती है थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिज्म क्या बताती है? ये कहती है बिहेवियर कुछ नहीं होता, यदि चीज़ों को सिखाना है तो आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्रोसीजर है वो अच्छा होना चाहिए। यदि आपका प्रोसीजर अच्छा है तो किसी का बिहेवियर कैसा भी हो वो चीज़ें सीख ही जाएगा। बस ये इतना बताती है। ह्यूमनिज्म ये क्या है? ये एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। ये बताती है कि एक इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचे, और जिस तरह का वो फुल पोटेंशियल पे पहुंचना चाह रहा है उसी तरह की उसको लर्निंग दो। मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल है वो टेक की फील्ड में आगे जाना चाहता है, वो अपने आप को देखता है कि यार मैं एक बहुत बड़ा है ना, मतलब टेक की पढ़ाई करके मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। दूसरा है कि यार मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करके बहुत अच्छा डॉक्टर बनूं। तो भाई जो टेक वाला है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, उसी तरह की मतलब लर्निंग दो उसको, जबकि जो एमबीबीएस वाला है उसको उसी तरह की लर्निंग दो। ये होती है थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये कि नॉलेज को सिंपली गेन करने से अच्छा है कि हम कंस्ट्रक्ट करें। जैसे कि हमें कोई भी वर्ड मिल गया, जैसे कि हमें मिल गया रीइंफोर्समेंट। अब इसका मतलब क्या होता है अभी? तो एक तो होता है टीचर समझा रहा है, ठीक है, जो हमने नॉर्मली समझ लिया और एब्जॉर्व कर लिया। एक होता है कि हम जा रहे हैं और है ना रीइंफोर्समेंट मीनिंग इन हिंदी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, विकीपीडिया देख लिया, तो ये क्या हो गया? थ्योरी जो नॉलेज है उसको हमने क्रिएट किया है ना, निकाला हमने नॉलेज को और अपने आप अपने अंदर एब्जॉर्व किया। ये बोलती है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये थ्योरी लिटरली काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इससे जो लर्नर होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। लर्नर एक्वायर न्यू नॉलेज बाय रिलेटिंग टू देयर प्रीवियस नॉलेज। मतलब जो ये थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म वो ये भी बताती है कि प्रीवियस नॉलेज को यदि हम टुडे नॉलेज, मतलब जो अभी करंट नॉलेज है या न्यू नॉलेज है, उससे रिलेट करेंगे तो हमारी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा एफिकेसी वाली हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस, तो ये आप इसमें देख सकते हो। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन है, यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके अंदर कि नहीं यार बिहेवियरिज्म की थ्योरी क्या कह रही है, तो मैंने ये पूरा इसमें दे रखा है। जैसे ये रहा, देखो बिहेवियरिज्म की थ्योरी के बारे में ये अच्छे से डिफाइन किया है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कॉग्निटिव थ्योरी के भी कैरेक्टरिस्टिक बताएं कि ये क्या है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, एनहांस करती है लर्निंग को, एनहांस करती है कॉम्प्रेशन को, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको बढ़ाती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में भी बताया हुआ है। तो मतलब यदि आपको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना है तो ऊपर की तरफ मेंशन किया हुआ है, और ये जो पीडीएफ नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे कि आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेस्ट अप्रोच टू लर्निंग कि लर्निंग की लेटेस्ट अप्रोच क्या है। तो अब क्या क्या अप्रोचेज है? सब अब कई सारे अप्रोचेज है लर्निंग की, तो उसमें सबसे पहली अप्रोच आती है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ लर्निंग के लर्निंग को एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखना। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। ठीक है, यदि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब है ना, जब हमारी फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी थी आरएचएस में, तब है ना मुझे ब्लड सैंपल लेना नहीं आता था। मेरे को ऐसा डर सा लगता था कि यार मैं कहीं इधर उधर घुसा दूँ इसके ना जो नीडल है या सिरिंज है उसको, ठीक है, कहीं यार इसके ज़्यादा दर्द ना हो जाए, ये चिल्ला ना दे, मुझे डांट ना दे मेरे सीनियर, कुछ ऐसे। तो मुझे बहुत सारे डर लगते थे। इवन मेरे को ना जब मैं पकड़ता था तो मेरे हाथ हिलते थे, जब जो सिरिंज है उसको पकड़ते थे तो हाथ हिलते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ों को सीखा कि किस तरह से वेन को फील करते हैं, किस तरह से वेन को देखते हैं, कि क्या एंगल रखते हैं जब हम जो ब्लड सैंपल लेते हैं तब सिरिंज का क्या एंगल रखते हैं। ठीक है, अब चीज़ों को सीख लिया तो अब है ना वेन को देखने की जरूरत नहीं है, बस वेन को फील किया। यदि ऐसा कोई फैटी पेशेंट है जिसमें वेन दिख नहीं रही, ठीक है, विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेन को फील करेंगे। यदि फील हो गई तो हम अच्छे से ब्लड सैंपल निकाल लेंगे।
ये क्या हुआ, एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने बुकिश लैंग्वेज का तो यूज़ किया नहीं है ना, कि भाई पहले फील करो ये करो, नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखा और वो आज तक मुझे पता है। तो चीज़ों को यदि हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं तो हमें ज़्यादा रिटेन रहती है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जब आप लिखोगे तो उसमें एक चीज़ याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन, मतलब लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मिक्सचर ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव जजमेंट, भाई यदि हम कोई चीज़ों को सीख रहे हैं तो गलतियाँ तो करेंगी, तो कोई जज करने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एनकरेजिंग द बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में मेरे को आता नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि हाँ यार एक दिन तो अच्छे से ले लूँगा ब्लड सैंपल। ठीक है, मतलब फील किया और डायरेक्ट ब्लड सैंपल लिया, तो मैंने क्या किया, खुद की बिग पिक्चर सोच ली, है ना। एंगेजिंग इन अ पर्पसफुल एडेवर। ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई रिफ्लेक्शन का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। जैसे हमारे जो सीनियर्स होते थे वो काफ़ी वो आसानी से ब्लड सैंपल ले लेते थे, तो क्या होता था, यार वो तो इतना अच्छा कर रहा है, ये कैसे कर सकता है, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, उनका रिफ्लेक्शन मेरे अंदर आया कि भाई यार बॉस तो इतने अच्छे तरीके से ब्लड सैंपल ले रहे हैं, मेरे को तो आता ही नहीं है, मुझे भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, वैसा वाला। क्रिएटिंग इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ओके, हमें इमोशनली भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। री एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूज़, हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं उनको हमें री एग्जामिन करना है। और मीनिंगफुल रिलेशनशिप को हमें, इन प्रेजेंस ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की, वो भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टीचेज स्टूडेंट द competencies दे नीड फॉर रियल वर्ल्ड सक्सेस, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं, तो हमें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है रियल वर्ल्ड में सक्सेस लेने के लिए। जैसे कि अब यदि हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो ब्लड सैंपलिंग की सीधी टेक्निक बता रखी है कि भाई पहले तो है ना, पेशेंट को यहाँ पे ट्यूनिकेट बांधो, फिर क्लीन करो सरफेस को, फिर निडल लो, मतलब सिरिंज लो और ब्लड निकाल लो। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी होता है, एक कॉन्फिडेंस भी तो गेन करना पड़ता है ना। तो रियल वर्ल्ड में जो सक्सेस है उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बताती है। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मोटिवेट स्टूडेंट, ये क्या करती है, स्टूडेंट को मोटिवेट करती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्रिएट सेल्फ डायरेक्शनल लर्निंग, मतलब खुद से चीज़ों को सीखना एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है। ठीक है, ये हमने बात की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अब रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है कि भाई जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको एनालाइज करना और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मीनिंगफुल पॉइंट्स थे, उनको ड्रॉ आउट करके अपने बिहेवियर में अडेप्ट करना, इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग जब आप लिखोगे तो अब ये जो डायग्राम है ये आप बना के आ जाओगे ना, तो ही काफ़ी रहेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग की बात करें तो ये क्या होती है भाई, देखो इसका दूसरा नाम होता है सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग, इमर्सिव ट्रेनिंग, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है, मतलब सिमुलेशन के बेसिस पे चीज़ों को सीखना या फिर सिनेरियो बना के चीज़ों को सीखना, उसे हम बोलते हैं सिनेरियो बेसिक लर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे है ना फर्स्ट एड के बारे में हमें सीखना है, तो हमने क्या किया कि यार एक ऐसा सिनेरियो बना लिया कि कोई गिर गया है, उसके चोट लग गई है और अब हमें उसके फर्स्ट एड करना है, लेकिन रियलिटी में कोई गिरा नहीं है, मतलब एक्चुअली में वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन बस उस तरह का एक सिनेरियो बना दिया जिससे कि हम चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फील्ड ट्रिप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रोल प्ले, सॉरी फील्ड ट्रिप नहीं, रोल प्ले टाइप की जो टीचिंग होती है मेथड, वो सिनेरियो बेस्ड लर्निंग होती है। या फिर जो सिमुलेशन बेस्ड जो टीचिंग होती है वो भी सिनेरियो बेस्ड टीचिंग होती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, तो 5 C's के प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कंटेस्ट, चैलेंज, चॉइस, कंसिक्वेंस और कंटेम्पलेट। ठीक है, ये इसके 5 C होते हैं प्रिंसिपल। ओके, एडवांटेज है, अब क्या क्या एडवांटेज है वो आप इसमें देख सकते हो। लास्ट है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। और जब आप सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग को लिखोगे तो आपको ये जो डायग्राम है या फिर बोल सकते हैं कि ये जो फ्लो चार्ट है, इसको आपको जरूर मेंशन करके आना है। क्या क्या है भाई इसमें, रियल वर्ल्ड कंटेस्ट है, एब्स्ट्रैक्शन है, डिग्री ऑफ सिमिलरिटी है, सिमुलेशन गेम कंटेस्ट है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग आउटकम है, रिफ्लेक्शन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, डिजायरेबल नॉलेज एंड स्किल है, और पार्टिसिपेंट है। तो ये जो एक तरीके से क्या बढ़िया तरीके से जो ये बना रखा है फ्लो चार्ट, इसको आपको जरूर बना के आना है। ये हो गया सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है, बाकी आप कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लास्ट आता है हमारे पास ब्लेंडेड लर्निंग के ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है भाई ऑनलाइन भी पढ़ाना और ऑफलाइन भी पढ़ाना। जैसे कि
ये तो हो गया ऑनलाइन लर्निंग जो कि अभी अपन कर रहे हैं कि यूट्यूब के थ्रू हमने पढ़ा दिया। दूसरा होता है एक ऑफलाइन लर्निंग जो कि होता है क्लासरूम के अंदर। अब ये एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब कि क्लासरूम में भी पढ़ा रहे हैं और वही चीज़ ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं सेम टाइम पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई कई लोग होते हैं जो क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं और जो लाइव क्लास है, मतलब जो लाइव क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसी को ही वो मतलब यूट्यूब पे भी चल रहा है, ठीक है, वैसे टाइप का। तो उसे हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ये क्या है, एक हाइब्रिड लर्निंग है, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग दोनों का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसके ये कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जिनको आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने दो। बस इसमें 2 से 3 पॉइंट याद रखना कि ये क्या होता है कि ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग का मिक्सचर होता है, ठीक है, और ये क्या है, एक हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं टीचिंग के बारे में। तो अभी तक हमने लर्निंग के बारे में बात की, हमने उसकी थ्योरीज देखी, हमने उसकी जो लेटेस्ट अप्रोच है वो देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में कि टीचिंग क्या होती है भाई। तो इसके इंट्रोडक्शन में, टीचिंग इज अ आर्ट एंड इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी दैट हेल्प इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और स्टूडेंट। मतलब कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट है या फिर एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि स्टूडेंट के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचिंग क्या है, किसी भी नॉलेज या स्किल में मास्टरी होना, ठीक है, पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी होना, उसे हम टीचिंग बोलते हैं। टीचिंग क्या है, इमिटेट कॉन्टैक्ट है मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में, ठीक है। मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन होगा, टीचर, और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी कौन होगा, स्टूडेंट होगा। अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन कमीशन ने एक डेफिनेशन दी टीचिंग की। उन्होंने बताया टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस दैट एम टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि 2 पर्सन के बीच में इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है ये क्या, टीचिंग, जिसकी वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन का क्या बिहेवियर को चेंज करता है। और जिसका बिहेवियर चेंज होता है वो लेस मैच्योर पर्सनैलिटी है और जो बिहेवियर चेंज करता है वो है मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये बताया अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन कमीशन ने। बुटन ने बताया कि टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, एनकरेजिंग ऑफ लर्नर। मतलब कि लर्निंग के लिए एनकरेज करना, उसे गाइड करना, स्टिमुलेट करना और उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, यही टीचिंग होती है। ये बताया बोटन ने। नेक्स्ट ग्रीन ने क्या बताया, ग्रीन ने बताया कि टीचिंग इज कंसर्न विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज माइंड, कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। मतलब कोई भी इंडिविजुअल के माइंड, कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर या देखा जाए तो पूरा एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करवाना टीचिंग के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लैरके ने क्या डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइन इन सच अ वे टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए एक ऐसी प्रोसेस को बनाया जाता है ना, जो कि मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज ला सकती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में कि टीचिंग का नेचर क्या क्या होता है। सो इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। किस किस के बीच में होती है ये, टीचिंग, सब्जेक्ट मैटर और पीपल के बीच में। इसलिए क्या है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, प्लान्ड एक्टिविटी है, अलग अलग लेवल पे हो सकती है। गाइडेंस है एक तरीके का, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ठीक है, और मोटिवेशन ऑफ लर्नर। मतलब लर्नर के क्या होती है, मोटिवेशन होती है। ये आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग के बारे में कि गुड टीचिंग के एक अच्छी टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि भाई ये पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, जो लर्नर है उसको एनकरेज करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है, एक्टिव प्रोसेस है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्लान्ड है, डेमोक्रेटिक है, क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल दोनों होती है, लिबरल टू लर्नर। ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई कोई टीचर है, यदि वो पढ़ा रहा है और उसमें उसकी जो पढ़ाना है, मतलब जो उसकी टीचिंग है उसमें ये सारी चीज़ें यदि हैं तो वो एक अच्छी टीचिंग है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बहुत वास्ट है, इसलिए हमने इसको 2 सब हेडिंग में डिवाइड कर लिया है। एक है जनरल और एक है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के थ्रू प्रिंसिपल्स को समझाया था। उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई जनरल प्रिंसिपल को हम किस तरह से याद करेंगे कि एक टाउन और टीचर स्टोरी पे। मतलब कि एक टाउन है, उसमें एक टीचर गया, उसको पढ़ाना था, फर्स्ट टाइम पढ़ाना था उसको। तो उसने कहा कि ठीक है चलो यार मैं पढ़ाऊंगा। तो वो जब जा रहा था तो उसने सोचा कि यार आज मैं ये पढ़ाऊंगा, मतलब उस अपना डेफिनेट एम लेके चला। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि कोई भी जो टीचिंग होती है उसका डेफिनेट एम होता है। दूसरा उसने बोला कि यदि मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं चीज़ों को ऐसा नहीं है कि केवल समझा दूंगा, नहीं मैं एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। तो दूसरा एम हो गया एक्टिविटी। तीसरा उसने बोला कि यार चलो मैं ये एक्टिविटी करवा तो रहा हूँ, क्या ये एक्टिविटी सही है क्या। मतलब उसने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, दूसरों से सजेशन ले लेता हूँ कि जो मैं एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसने तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस। अब उसने देखा कि यार हाँ दूसरों ने कहा यार बढ़िया है और थोड़े बहुत जो कमियाँ थी उसका सजेशन दे दिया। अब जब है ना
टीचर ने सोचा कि चलो ठीक है यार, मेरी एक्टिविटी ठीक है, तभी उसके माइंड में क्लिक की कि यार सभी लोग तो अलग अलग होते हैं, मतलब इंडिविजुअल सब लोग अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो मैं क्या सभी को एक साथ समझा पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्या आ गया, इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तब उसने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं सभी को डेमोक्रेसी दूंगा, मतलब उनको आज़ादी दूंगा जिससे वो चीज़ों को सीख सके। तो नेक्स्ट क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। तो अब ये सारी चीजें उसने क्या की, सोची, तो उसने प्लान बनाया कि चलो मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या किया, उसने प्लानिंग की। अब जब वो प्लान कर रहा था तो उसने बोला कि हाँ, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं फ्लेक्सिबल होकर पढ़ाऊंगा और इलास्टिक होकर पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये हो गया 7th और 8th प्रिंसिपल। अब उसने कहा यदि बच्चे ना फ्लेक्सिबली और इलास्टिसिटी, मतलब मैं फ्लेक्सिबली होकर पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को ऐसे जुर्म करूंगा कि ओए पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। और यदि उनको समझ नहीं आया ना तो मैं उनको कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। और यदि फिर भी उनको समझ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पर चीज़ों को समझाऊंगा, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ये हो गया 10th प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है, अब जब उसने ये सारी चीज़ प्लान कर ली तो वो पढ़ाने चले गया। अब वो जब पढ़ाने गया तब उसने देखा सभी बच्चे उसे देख रहे हैं और बच्चों को समझ में भी आ गया, यानी कि वो क्या हो गया, पीपल सेंटर हो गया। तो ये हो गया 11th वाला, ठीक है। अब उसने कहा यार चलो ठीक है, बच्चों को समझ में आ गया, चलो इनकी प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं कि भाई जो मैंने समझाया वो इन्हें समझ में आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिज्म। अब जब उसने देखा कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है तो उसने क्या किया, एक को बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा। तो क्या किया, पूछा मतलब डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग की उसने एक तरीके से। तो नेक्स्ट क्या किया, उसने चीज़ों को पूछना स्टार्ट किया। अब जब उसने चीज़ों को पूछा तो उसने देखा यार बच्चों को तो सब कुछ आता है, मैं ना बल्कि बच्चे मजे कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, कहीं उन्हें समझ में ना आए, लेकिन उनको तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है, मतलब वो क्या है, लिबरेटिंग माइंड के बच्चे। तो क्या हुआ, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग माइंड। अब इतने ज़्यादा लिबरेटिंग थे कि वो उदम करने लग गए, मतलब कि थोड़ा तेज तेज चिल्लाने लग गए, हुटिंग करने लग गए। तब मैंने कहा नहीं यार, चाहे मैं कितना भी अच्छा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा उनको। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो ये कुछ एक स्टोरी थी जिसके बेसिस पे हमने जनरल प्रिंसिपल को याद किया था। और अच्छे से यदि आपको समझना है तो मैंने जो टीचिंग वाला मेरा जो लेक्चर है या फिर जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ये हो गया टीचर एंड टाउन स्टोरी। दूसरा होता है विलेज एंड टीचर स्टोरी। अब इसमें क्या होता है, एक खड़ूस टीचर होता है जो कि ना सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। एक दिन क्या है, उसका अंतरात्मा से निकलता है कि नहीं यार आज मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो वो क्या कहता है, आज तो चेंज लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रेस्ट। अब वो सोचता है यार चेंज मैं लेता हूँ लेकिन लाऊं कैसे, बच्चे तो क्रिएटिव ही नहीं है, तो मैं क्रिएटिव बनाऊंगा बच्चों को। क्या करूंगा, बच्चों को क्रिएटिव बनाऊंगा, ठीक है। अब उसने जब क्रिएटिव बनाने की सोची तो क्या करेगा भाई, बच्चों को क्या करेगा, क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा। मतलब पीटी सर से कहेगा सर लेके जाओ बच्चों को, उनको है ना मजे करने दो, ठीक है। तो क्या किया, क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन वाली बात। अब क्या हुआ, इतने सारे जब वो पढ़ा रहा था ना तब एक बच्चा है ना लेट हो गया। अब जब वो बच्चा लेट आता था तब पहले तो ये बच्चा जो टीचर था वो खड़ूस था, तो वो डांटता था बच्चे को कि ओए लेट कैसे आ गया, ठीक है। लेकिन इसने कहा यार आप चेंज किया है तो ये भी चेंज कर ही लेते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ काइंडनेस, मतलब कि आसानी से कहा कोई बात नहीं बेटा आके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये उसने बोल दिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ काइंडनेस हो गया। अब जब ऐसा बिहेवियर देखा तो बच्चों ने कहा वाह यार क्या टीचर है, तो पूरा परिवर्तन हो गया इसमें। तो बच्चों को क्या हो गई, सिंपैथी आ गई उसके लिए। क्या आ गई, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चे ने कहा यार टीचर इतना अच्छा है तो हम अच्छे होंगे ही होंगे। तो मतलब उनका क्या हो गया, वो मोटिवेटेड हो गए सारे बच्चे और उनका इंटरेस्ट जग गया पढ़ने में कि हाँ यार अब जैसा सर कहेंगे वैसे ही कहेंगे। तो सभी बच्चों ने क्या कहा, सर ये लेट आया था, एक बार इसको भी है ना वो खेलने, वो जो आपने एक्टिविटी कराई थी ना वो करवा दो। मतलब जो पहले आप हमारे साथ कर रहे थे ना कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो सब आप इससे भी करो। तो प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। अब इससे क्या पता लगा मुझे कि नहीं यार सभी बच्चे एक दूसरे का साथ देते हैं, यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स है सभी बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार तुम्हें खिलवा दिया जाएगा गेम, ओके। अब जो भी मैंने खेल खेल में चीज़ों को सिखाया, अब मैंने सोचा यार मैंने सिखा तो दिया, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इनको समझ में आया है या नहीं आया। तो इनको समझ में आया या नहीं आया उसका जो मैं पता लगा सकता हूँ वो लगा सकता हूँ फीडबैक के थ्रू। तो मैंने क्या किया, उनसे बोला कि आप पढ़ना स्टार्ट करो, यानी रेडाइनेस। मैंने उनको बोला कि आप खड़े हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो उसने सभी ने कहा कि सर मैं पढ़ूंगा, यानी उन सभी में ऐसा मन था कि हाँ यार आप पढ़ेंगे, रेडाइनेस थी उनमें। तो ये हो गया नौवां प्रिंसिपल। एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जब मैंने उनसे चीज़ें पूछी तो उनका अच्छा फीडबैक आया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी में चेंज ला दिया हो, बट यदि आपको और भी अच्छे से ये प्रिंसिपल याद करने हैं तो आप वो जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग वाला वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो।
नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स मतलब होता है कि कितना एफिशिएंटली हमने चीज़ों को बताया है, मतलब कि फ्यू रूल्स ऑफ टीचिंग बाय विच डिफिकल्ट कंसेप्ट कैन बी ईजियर। मतलब कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब होता है कि डिफिकल्ट चीज़ों को सिंपल करके समझाना, बस इतना सा और कुछ भी नहीं। इसके टोटल 18 मैक्सिम्स है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, भाई कोई भी चीज़ है उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में समझाना चाहिए। नॉन टू अननोन, पहले जो नॉन चीज़ है उससे उसको सिखाना चाहिए, फिर अननोन चीज़ पे जाना चाहिए। होल टू पार्ट, भाई पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहिए, फिर एक एक पार्ट में जाना चाहिए। पर्टिकुलर टू जनरल, कि भाई पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनके है ना पहले पर्टिकुलर चीज़ों को बताते हैं, फिर जनरल चीज़ों पे जाते हैं। एम्फेरिकल टू रेशनल, भाई पहले हमें एक्सपीरियंस के बेसिस बताना चाहिए, फिर हमें उसके लॉजिक बताना चाहिए। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, पहले जो एक्चुअली प्रेजेंट है उसके बारे में बताएं, फिर हम रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताएं, मतलब जो वर्चुअल है। जनरल टू स्पेसिफिक, कि भाई पहले जनरल, जैसे हमने पहले बात की थी स्पेसिफिक टू जनरल, देखो आएगा एक और जगह स्पेसिफिक टू जनरल ये रहा, और एक है जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनमें हम पहले स्पेसिफिक चीज़ों को बताते हैं, फिर जनरल चीज़ पे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम जनरल चीज़ को पहले बताते हैं और स्पेसिफिक चीज़ों को बाद में बताते हैं। इनडिफाइंड टू डिफाइन, है ना, जो चीज़ हमने डिफाइन नहीं की उससे फिर डिफाइन की तरफ। ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें और उसके बाद रीजनिंग पे आना। इजी टू डिफिकल्ट, भाई पहले इजी चीज़ को समझाना फिर डिफिकल्ट को। पार्ट टू होल, मतलब पहले पार्ट को समझाना और फिर पूरे मतलब पूरे चैप्टर उसको समझाना। इस तरह के ये 18 है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और आपको ये 18 के 18 याद रखने हैं। ये हमने बात की मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या होती है टीएल प्रोसेस? अब देखो, टीचिंग लर्निंग आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। किसी भी चीज़ में, मतलब जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसमें टीचिंग और लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टीचिंग हमने पहले बता दिया था टीचिंग क्या होती है, अच्छे से बताया है। टीचिंग टास्क ऑफ टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप एटीट्यूड एंड स्किल इन अ स्टूडेंट। मतलब कि ये क्या है, एक टीचर का टास्क होता है किसी भी स्टूडेंट की स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज को इन्हांस करना या डेवलप करना। ठीक है, लर्निंग क्या होता है? आउटकम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन टर्म ऑफ डेवलपिंग एटीट्यूड स्किल इन अ स्टूडेंट। मतलब एक स्टूडेंट में कितना स्किल डेवलप हुई है, कितनी उसका एटीट्यूड में चेंज आया है एक इफेक्टिव टीचिंग के बाद में, उसे हम लर्निंग बोलते हैं। तो ये हो गई टीचिंग और लर्निंग की डेफिनेशन। ठीक है, सॉरी बताओ इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन की बात करें तो आ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, मतलब टीचर से स्टूडेंट में जो नॉलेज का ट्रांसफर होता है उसे ही हम बोलते हैं टीएल प्रोसेस। ये एक प्लान्ड इंटरेक्शन होता है। प्लान्ड मतलब टीचर पहले पढ़ा के सोच के आता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, दैट प्रमोट बिहेवियरल चेंज, और इसमें क्योंकि लर्निंग होती है तो इसलिए बिहेवियर में चेंज तो आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल की बात करें तो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं? एनकरेज फैकल्टी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसको बढ़ाता है फैकल्टी और उसमें स्टूडेंट में। प्रमोट फीडबैक को प्रमोट करता है। रेस्पेक्ट डाइवर्ट टैलेंट, अलग अलग टैलेंट को, जो अलग अलग टैलेंट है उनकी रेस्पेक्ट करता है। एनकरेज एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करता है। एनकरेज कॉपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनके बीच में जो कॉपरेशन है उसको एक तरीके से एनकरेज करता है। मॉडल की बात की जाए तो टीचिंग लर्निंग मॉडल क्या है? लर्नर, सब्जेक्ट एंड टीचर। जो टीचर है वो कनेक्टिव लिंक है सब्जेक्ट और लर्नर के बीच में। मतलब एक बुक आती है एनक्लेक्स, NCLEX, ठीक है, ये इतनी हार्ड बुक है ना कि कोई पर्सन खुद से पढ़े ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं जो टीचर है वो इसको पढ़ाने का काम करते हैं। तो मतलब क्या किया, एनक्लेक्स की जो हार्ड या टफ लैंग्वेज थी उसको सिंप्लीफाई करके किसने बताया हमें? टीचर ने। तो यानी सब्जेक्ट और जो लर्नर है उनके बीच में क्या किया इन्होंने? कनेक्टिव लिंक का काम किया। नेक्स्ट होता है फेजेस, कि भाई क्या क्या फेजेस होती हैं? सब 4 फेजेस होती है। सबसे पहले होती है डिस्कशन अकर बिटवीन टीचर एंड लर्नर। इट इज अ स्टार्टिंग फेज ऑफ टीएल प्रोसेस, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की स्टार्टिंग फेज है। और डिस्कशन किस किस के बीच में होता है? टीचर और लर्नर के बीच में। दूसरा होता है इंटरेक्शन। इट इज अकर बिटवीन लर्नर एंड सम एस्पेक्ट ऑफ वर्ड डिफाइंड बाय टीचर। मतलब कि लर्नर और सब्जेक्ट के बीच में जो भी मतलब एक जो टीचर है वो सब्जेक्ट को लर्नर को समझा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और लर्नर के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो एक इंटरेक्शन टाइप से ही हो रहा है। तो और ये करवा कौन रहा है? टीचर करवा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड फेज होती है। पहली फेज हो गई डिस्कशन, दूसरी हो गई इंटरेक्शन। तीसरी है एडेप्टेशन, नथिंग बट गेन ऑफ नॉलेज एंड स्किल बाय द लर्नर। अडेप्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को अडेप्ट करना। क्या चीज़ अडेप्ट करेगा? टीचर क्या बताएगा कि भाई किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल बता सकता है, पीटी टीचर है तो वो बता सकता है। तो नॉलेज और स्किल को गेन करना किसके द्वारा? लर्नर के द्वारा। इसी को ही हम अडेप्टेशन बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्शन, जो भी चीज़ उसने सीखी है उसको उसके बिहेवियर में दिखना। मतलब जो भी चीज़ मैंने सीखी, जैसे मैंने यदि गाली देना सीखा तो मैं हर बात में गाली दूंगा। यदि मैंने कोई अच्छी चीज़ सीखी तो वो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगी, उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, आउटकम ऑफ ऑल अबव 3 स्टेप्स।
3 स्टेप्स जो ऊपर थे उनके रिजल्ट इसमें दिखते हैं रिफ्लेक्शन में। कैरेक्टराइज बाय चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर एंड इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, मतलब कि जो बिहेवियर जो लर्नर है उसका जो बिहेवियर में चेंज आया है उससे ये कैरेक्टराइज होता है और इसके में नॉलेज और स्किल बढ़ाई जाती है। मतलब कि एक इंडिविजुअल है, यदि वो कोई भी चीज़ सीख रहा है तो उसकी जो नॉलेज है और स्किल है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। एलिमेंट की बात की जाए तो टीचर, लर्नर, एनवायरमेंट, मैटर, मास्टरी, फीडबैक और प्रैक्टिस, ये इसके एलिमेंट होते हैं। ये हमने बात की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के बारे में कि लर्निंग के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। यदि ये क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ लर्निंग का, तो आप क्या करोगे, लर्निंग का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप डिटरमिनेंट्स पे आओगे कि डिटरमिनेंट्स क्या क्या होते हैं। 3 टाइप के डिटरमिनेंट्स होते हैं। लर्निंग नीड, कि हमें कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो जरूरत क्या है। रेडाइनेस टू लर्निंग, मतलब कोई लर्नर है वो कितना आतुर है चीज़ों को सीखने का कि हाँ यार नहीं मुझे चीज़ें सीखनी है, ठीक है, वो वाला इंटरेस्ट क्या है उसका। एंड लर्निंग स्टाइल, कि वो किस तरह से सीख रहा है, ठीक है, मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है सीखने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। लर्निंग नीड, गैप इन नॉलेज that exist but between desirable level of performance and actual level of performance। जैसे मैंने पहले जब बताया था, जब हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने कितना अच्छा याद किया और उसको हमने कितना अच्छा एग्जाम में लिखा। यदि हमने 100% याद किया है तो हम 90% तो एग्जाम में लिख के आते हैं, लेकिन जो गैप आया ना 10% का, उसे ही हम बोलते हैं लर्निंग नीड, कि हमने कहाँ गलती की उस चीज़ को सीखना, इसे ही हम बोल रहे हैं लर्निंग नीड। अब असेसमेंट कैसे किया जाए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लर्नर का कि वो किस टाइप का लर्नर है, ठीक है। फिर चूज एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट चूज करो। गैदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर, जो लर्नर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। फिर एंगेज हेल्थ केयर मेंबर और स्टाफ को एंगेज करो। प्रायोरिटाइज नीड को प्रायोरिटाइज कर दो। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन रिसोर्स की क्या अवेलेबिलिटी है उसको चेक करो। एंड कंसिडर टाइम मैनेजमेंट कंसर्न, और जो टाइम मैनेजमेंट कंसर्न है उसको भी कंसिडर हमें करना चाहिए। ये हो गया असेसमेंट कि किस तरह से हम लर्नर की जो नीड है उसको असेस कर सकते हैं। सेकंड है रेडाइनेस टू लर्न, मतलब लर्नर कितना इंटरेस्टफुल है या वो कितना विलिंगफुल पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी चीज को सीखने में। डिटरमाइन विलिंगनेस ऑफ लर्नर टू एक्वायर नॉलेज कम आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग नीड। जैसे मेरे को पता लगा कि यार मेरा है ना किसी भी चीज़ में 10% रह रहा है, अब वो 10% को कवर करने के लिए मैं कितना विलिंगली पार्टिसिपेट करूंगा किसी भी चीज़ में, उस चीज़ को सीखने में, तो उसे हम बोलते हैं रेडीनेस टू लर्न, ठीक है। ये इट कैन बी डिफाइंड बाय 2 थिंग्स। विलिंगली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, मतलब लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा कि रेस्पॉन्सिव टू लर्निंग, कि भाई जो लर्निंग वो कर रहा था वो उसके लिए कितना रेस्पॉन्सिव है। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप क्या होते हैं, तो टाइप होते हैं 4 PEE। पी मतलब होता है फिजिकल रेडाइनेस, मतलब एबिलिटी, एनवायरनमेंट और हेल्थ स्टेटस। यदि कोई है ना पर्सन है, ठीक है, उसके वो बीमार है तो मतलब उसका हेल्थ स्टेटस बेकार है तो वो फिजिकली रेडाइनेस नहीं है उसमें। इमोशनल रेडाइनेस मतलब एंजाइटी लेवल, मोटिवेशन और सपोर्ट सिस्टम, कि भाई उसका एंजाइटी लेवल बहुत हाई है तो भी वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। एक्सपेरिमेंटल रेडाइनेस, इसका मतलब कि भाई वो ओरिएंटेड ही नहीं है, वो उसमें जो एस्पिरेशन है उसका लेवल कम है, कल्चरल बैकग्राउंड कम है, तो वो एक्सपेरिमेंटली रेडी नहीं है। यदि उसका ओरिएंटेशन अच्छा है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन अच्छा है, तो वो एक्सपेरिमेंटली रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज रेडीनेस, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है उसकी, कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है, लर्निंग स्टाइल क्या है, करंट नॉलेज क्या है उसका। यदि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो वो नॉलेज रेडीनेस है उसके अंदर, ठीक है। और यदि ये सारी चीज़ बेकार है तो उसमें नॉलेज रेडीनेस नहीं है। लर्निंग स्टाइल की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल वाज डेवलप्ड इन 1970 में डेवलप हुआ था। वे और मेथड ऑफ लर्निंग दैट प्रोवाइड बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग टीएल प्रोसेस, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे एक इंडिविजुअल को जो बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है वो प्रोवाइड करवाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। 3 टाइप की लर्निंग स्टाइल होती है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टीचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वालिटी ऑफ टीचर वाला, ठीक है, कि एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, भाई अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। पैशन फॉर लर्निंग, पढ़ाने के लिए उसका लर्निंग होना, मतलब जो लर्निंग के लिए उसका पैशन होना चाहिए। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, टीचिंग क्या है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट है, वो भी होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव, फ्लेक्सिबल, स्किल लीडर, एंगेजिंग, एडेप्टेबिलिटी, गुड लिसनर, ये सारी चीज़ें ये सारी क्वालिटीज एक अच्छे टीचर में होती है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि गुड
कम्युनिकेशन होगा तो अच्छे से वो नॉलेज को इम्पार्ट कर पाएगा। यदि अच्छे से नॉलेज को दे पाएगा तो अच्छे से स्टूडेंट समझेंगे, अच्छे समझेंगे तो अच्छा फीडबैक आएगा और बोलेंगे कि बढ़िया टीचर है। और यदि अच्छे से समझा नहीं पाया तो बोलेंगे बेकार है, पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना। गुड लिसनर, अब ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, नहीं, वो अच्छे से सुनने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़ाएगा चीज़ों को तो स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आएंगे, ठीक है। और उन डाउट को यदि वो समझ के, सुन के और समझा देगा तो ठीक है। यदि अनसुना कर देगा तो कहेगा अरे यार अच्छा पढ़ाता है बट डाउट्स नहीं सॉल्व करता, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। अडेप्टेबिलिटी, कि भाई जो टीचर है वो एनवायरनमेंट में अडेप्टेबल होना चाहिए, कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट होकर जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट कर सके और जो टीचर है और जो स्टूडेंट है या लर्नर है उनके बिहेवियर को चेंज कर सके। एक जो अच्छा टीचर होता है वो स्किल्ड लीडर भी होना चाहिए, कि जिससे कि वो मतलब उसमें एक सेंस ऑफ लीडरशिप होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना सके। फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई जैसे कोई बोरिंग टॉपिक है तो उसको अच्छे से पढ़ाए हंसा हंसा के, ठीक है, मतलब एनी कंडीशन में, कोई सी भी कंडीशन में वो अपनी जो गियर है उसको शिफ्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये एक बोल सकते हैं क्वालिटीज होती है एक अच्छे टीचर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग स्टाइल, कि भाई टीचिंग स्टाइल क्या होती है। पढ़ाने के तरीके को हम बोलते हैं टीचिंग स्टाइल। देखो, एक होती है फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब कि जो हमारे कॉलेज स्कूल में चलती है ना, कि भाई एक आया टीचर पढ़ा के और चले गया, मतलब एक ऐसी टीचिंग जिसमें है ना टीचर के ऊपर पूरा फोकस होता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको टीचर सेंटर टीचिंग मेथड। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें टीचर पे सारा फोकस होता है, यानी टीचर ही सारी चीज पढ़ाएगा और पढ़ा के चला जाएगा। ये हो गया फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है, ये मतलब फॉर्मल स्टाइल हो गया ये। सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब समझाएगा चीजों को, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। टीचर एक्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेटर इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। दिस मेथड इज मोर इंक्लाइंड टू द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बट स्टिल मोस्टली फोकसेस ऑन टीचर एंड इट इज टीचर ओरिएंटेड इन अ लार्जर एक्सटेंट। अब देखो, ये कैडेवर है, मतलब एक ये हमारे पास ये पेशेंट है जो कि मर चुका है, मतलब कैडेवर है, इस पे हम डायसेक्शन कर रहे हैं। यानी अब डायसेक्शन ऐसा थोड़ी हम करेंगे, टीचर हमें करके दिखाएगा, हम तो केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब टीचर खुद हुआ खुद बता रहा है, बच्चे ऑटोमेटिकली इसको देख रहे हैं तो देखें, नहीं तो साइड में जाके बैठे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोन्स्ट्रेटर, यदि टीचर एक डेमोन्स्ट्रेटर की तरह एक्ट करेगा तो उसका मेन फोकस रहेगा कि वो काम क्या कर रहे हैं। अब जैसे है ना, वो बता रहा है कि एडिपोज टिश्यू, तो वो लेगा और कट लगाना स्टार्ट करेगा कि है ना, ये देखो ये रहा एडिपोज टिश्यू, ठीक है, अलग अलग नर्व्स को बताएगा, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता देगा। मतलब बच्चों को समझ में तो अच्छा आएगा, क्यों? क्योंकि उन्हें विजुअलाइज, वो अच्छे से विजुअल कर पा रहे हैं, मतलब अच्छे से उनको देख पा रहे हैं। लेकिन 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 इसमें मेन फोकस अभी भी टीचर का उसकी खुद के ऊपर ही रहेगा कि वो खुद कितना अच्छा बता रहा है। वो स्टूडेंट समझ रहे ना समझ रहे वो उनकी टेंशन है, बट डेमोन्स्ट्रेटर, जब टीचर एज अ डेमोन्स्ट्रेटर वर्क करता है तो भी वो उसके खुद के ऊपर ही काम करता है, यानी टीचर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है लार्जर एक्सटेंट में देखा जाए तो। हो सकता है ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से ना समझाया हो, मैं वापस बता देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब होता है कि चीज़ों को समझा तो रहा है बट इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हाँ यार स्टूडेंट सेंटर्ड, वो चीज़ नहीं है ये, फिर भी लार्जर एक्सटेंट में टीचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। प्रॉन्स एंड कॉन्स आप लिख सकते हो चाहो तो। फैसिलिटेटर मतलब टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह भी काम करता है। दिस मेथड इज स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटेजी वेयर टीचर फोस्टर डिस्कशन रादर देन टेकिंग ऑन ऑथोरेटिव रोल। मतलब फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि टीचर गया और टीचर ने बोला चलो आज यार छोड़ो हटाओ डिस्कशन करते हैं, आज बताओ चलो तुम बताओ, मैं है ना, मतलब जिसे बोलते हैं डिबेट टाइप से, तो टीचर डिबेट करता है, मतलब स्टूडेंट का अच्छे से पार्टिसिपेशन होगा, तो वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी होती है। तो फैसिलिटेटर काफी इंपॉर्टेंट स्टाइल होती है टीचिंग की, ठीक है। नेक्स्ट होती है डेलीगेटर मतलब ग्रुप स्टाइल। टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मेथड ही नोटिस स्टूडेंट इन्वॉल्व इन पीयर टू पीयर डिस्कशन एंड कॉपरेशन, मतलब एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोसेस। मतलब इसमें क्या हो रहा था, इसमें फैसिलिटेटर में टीचर और स्टूडेंट के ग्रुप, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। और इंटरेक्शन किस तरह का था, स्टूडेंट बेसिस, मतलब स्टूडेंट जो भी बोलना चाहे, जो भी अपना डाउट पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। लेकिन डेलीगेटर में क्या होता है कि टीचर खड़ा हो जाता है साइड में और दो स्टूडेंट के ग्रुप के बीच में एक तरीके से चल रहा होता है, महायुद्ध चल सकता है या फिर एक तरीके से डिस्कशन चल रहा होता है, और ये ओवरऑल स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट गलती करेगा टीचर उसी वक्त समझा देगा उसको, ठीक है। तो ये होता है डेलीगेटर। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड मॉडल। टीचर एक्ट एज अ हाइब्रिड इन हाइब्रिड एजुकेशन, अ बैलेंस बिटवीन टीचर स्टूडेंट सेंटर मेथड इज प्रोवाइडेड हाइब्रिड एजुकेशन। मतलब कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये टीचर सेंटर भी है और स्टूडेंट सेंटर भी है। मतलब जब टीचर सेंटर होना चाहिए तब टीचर सेंटर है और स्टूडेंट सेंटर भी ये है। मतलब कि ऐसा टीचिंग मेथड जो कि जिसमें दोनों चीजें होती हैं, टीचर पे भी फोकस रहता है और स्टूडेंट पे भी फोकस रहता है। ये हो गया हाइब्रिड मॉडल। तो टोटल 4 या 5 हमने स्टाइल देखी, फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, उसके बाद डेलीगेटर और हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरिकुलम के बारे में कि कैरिकुलम क्या होता है।
द टर्म कैरिकुलम वॉज फर्स्ट टाइम यूज इन स्कॉटलैंड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ की थी? स्कॉटलैंड में, और उसके बाद से ये एजुकेशन का पार्ट बन गई। इट ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूरे विच मीन रनिंग रेस और रनवे और फील्ड ऑफ रेस। मतलब कि ये एक लैटिन वर्ड क्यूरे से ड्राइव हुई है जिसका मतलब क्या होता है? फील्ड ऑफ रेस। ठीक है, अब रोनाल्ड सी डॉल ने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि कैरिकुलम is defined as a formal or informal content and process by which learner gain knowledge, understanding, develop skills and alter altitude and values। मतलब कि उसने बताया कि ये एक फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट है, यानी कि एक फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, और एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लर्नर होता है वो नॉलेज गेन करता है, अंडरस्टैंडिंग को गेन करता है, स्किल्स को डेवलप करता है और अपनी एटीट्यूड को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन गिवन टू हिम। मतलब कि एक ऐसा फॉर्मल या इनफॉर्मल एक्ट या प्रोसेस जिसके वजह से लर्नर में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और वैल्यूज का एनहांसमेंट हो, उसे हम कैरिकुलम बोलते हैं। ये बताया रोनाल्ड सी डॉल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्यूमिंगम की। तो क्यूमिंगम ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कैरिकुलम इज अ टूल इन अ हैंड ऑफ आर्टिस्ट, जो कि होता है टीचर, टू मोल्ड हिज प्यूपिल, जो कि होता है लर्नर, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज यानी एम्स और ऑब्जेक्टिव, इन हिज स्टूडियो यानी कि स्कूल। ठीक है, मतलब कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को यानी लर्नर को अपने एम्स के अकॉर्डिंग अपने स्कूल में किस तरह से चेंज करता है वो कैरिकुलम पे डिपेंड करता है। वेरिएशन इन विजन ऑफ कैरिकुलम, कि कैरिकुलम का क्या विजन होता है। सबसे देखो, ये आप यदि कैरिकुलम का क्वेश्चन आया तो इसको प्लीज जरूर बना के ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या है भाई? स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, भाई क्या लर्न करना है हमें ये पता होना चाहिए, एंड हाउ टू लर्न मेथड एंड स्ट्रेटेजी, मतलब कौन कौन से मेथड और स्ट्रेटेजी यूज किया हमने चीज़ों को सीखने के लिए। अब चीज़ों को सब सिखा दिया तो असेसमेंट किया और एजुकेशनल आउटकम देखा कि भाई पहले इतना था, मतलब प्री टेस्ट यानी हमने कोई चीज़ सिखाई नहीं, उससे पहले ये रिजल्ट था और उसके बाद ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये होता है विजन ऑफ कैरिकुलम, चीज़ों को सिखाना। नर्सिंग कैरिकुलम की बात करें तो ये क्या है? इट इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एंड द लर्निंग एक्टिविटी यानी कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस दैट फैकल्टी प्लान, जिसको प्लान कौन करती है? फैकल्टी करती है, एंड इम्प्लीमेंट इन वेरियस सेटिंग ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब पर्टिकुलर जो ग्रुप होते हैं स्टूडेंट के, उनको एक अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं उनमें इम्प्लीमेंट करती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन ऑर्डर टू अटेन ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने के लिए। ये होता है नर्सिंग कैरिकुलम। मतलब कि सब्जेक्ट मैटर जो होता है यानी थ्योरी और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है दोनों कंबाइन होते हैं, जिसको प्लान करने वाली होती है फैकल्टी, जिसमें अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टूडेंट के ग्रुप को अलग अलग जगह लगा दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जिसका मेन एम होता है कोई भी गोल को अचीव करना या कोई भी चीज़ों को समझना। 5 टाइप के कैरिकुलम होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट सेंटर, फिर होता है चाइल्ड सेंटर, फिर होता है प्रॉब्लम सेंटर, हिडन कैरिकुलम और एक्टिविटी बेस्ड, जिसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है। सब्जेक्ट सेंटर क्या होता है? प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे करिकुलम को डिफाइन करना, ये हो गया सब्जेक्ट सेंट्रिक। इसका मेन एम होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज को प्रोवाइड करवाना। चाइल्ड सेंटर होता है मीन चाइल्ड टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग, कि भाई बच्चा क्या चीज़ सीखना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है या कैरिकुलम है उसको डिजाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेंट्रिक। सच टाइप ऑफ कैरिकुलम अज्यूम दैट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, मतलब कि एक ऐसा कैरिकुलम जिसमें ना जो उसको इस तरह से वापस बताता हूँ। प्रॉब्लम सेंटर कैरिकुलम है, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा कैरिकुलम जिसको डिजाइन किया जाता है बच्चों की प्रॉब्लम के बेसिस पे, कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस करे टीचर, बस उस बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्टिविटी बेस्ड। ये क्या है? मॉडर्न अप्रोच है। ये क्या है? एक मॉडर्न अप्रोच है कैरिकुलम डेवलपमेंट की। हियर सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट इज प्रेजेंट वाया एक्टिविटी, नॉलेज एंड रिजल्ट इज पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म, मतलब कि एक्टिविटी के बेसिस पे चीज़ों को सिखाना है ना, या फिर उस तरह एक्टिविटी के बेसिस पे कैरिकुलम को डिजाइन करना, उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम। लास्ट होता है हिडन कैरिकुलम। इसका मतलब होता है काइंड ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन डिजायर फ्रॉम नेचर एंड ऑर्गेनाइजल डिजाइन ऑफ पब्लिक स्कूल एज वेल एज फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ टीचर। मतलब कि ये क्या होता है? एक ऐसी टाइप की टीचिंग होती है जिसमें जो चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं स्कूल से भी और एज वेल एज एटीट्यूड ऑफ टीचर, मतलब कि टीचर के एटीट्यूड से भी और वो क्या पढ़ा रहे हैं उस चीज़ से भी जब बच्चे नॉलेज गेन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हिडन कैरिकुलम। मतलब कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, कैरिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, लेकिन वो बिहेव अच्छे से नहीं कर रहा, तो बच्चे भी सोचेंगे कि हाँ यार ऐसे टाइम पे ये बिहेव करना होता है। तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि जो बिहेवियर है टीचर का बिहेवियर वो कैरिकुलम में एडेड था, नहीं था ना, इसलिए हमने इसको बोला हिडन कैरिकुलम। मतलब कि एक ऐसा कैरिकुलम जो कि कैरिकुलम में होता नहीं है, फिर भी
वो उसके थ्रू बच्चे कई सारी चीज़ें सीखते हैं। लास्ट होता है कैरिकुलम डिज़ाइन। कैरिकुलम डिज़ाइन क्या है? डिजाइनिंग अ कैरिकुलम इज आइडियली समथिंग दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव एंड मैच असेसमेंट विद वॉट इज बीइंग टॉट इन अ कोर्स। मतलब कि एक कोर्स क्या पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। मतलब जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारा जो कोर्स है वो क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। अब जैसे नर्सिंग का कोर्स है और आप उसमें ना बीटेक की चीज़ें दे रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। वो कैरिकुलम ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग की चीज़ों में हमें हॉस्पिटल रिलेटेड बात करनी होती है और टेक्निकल चीज़ों में हमें टेक से रिलेटेड। कंपोनेंट की बात की जाए तो कैरिकुलम डिज़ाइन के कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। गोल, कंटेंट, असेसमेंट, एवल्यूशन, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, टीचिंग प्रोफेशनल, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रिव्यू, रिवीजन एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। लास्ट हम बात करते हैं अप्रोचेस टू कैरिकुलम डिज़ाइन कि भाई कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेस होती है जिनसे हम कैरिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला होता है कंटेंट बेस्ड। टोटल 4 अप्रोचेस हैं। पहला होता है कंटेंट बेस्ड, है ना। ये कन्वेंशनल कैरिकुलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि पुराने तरीके में पुराने टाइम में इस तरह से कैरिकुलम को डिज़ाइन किया जाता था। फ्रीक्वेंट यूटिलाइज इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। जो नर्सिंग एजुकेशन है उसमें अभी ये इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कैरिकुलम इज डिटरमाइंड बाय टीचर। यहाँ पे क्या होता है, जो कैरिकुलम है वो टीचर डिफाइन करता है और इसका मेन एम होता है नॉलेज को एक्विजिशन करना। किसके द्वारा? टीचर, बच्चों के द्वारा। प्रॉब्लम बेस्ड मतलब एंगेजिंग स्टूडेंट सेंटर मेथड। ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर मेथड है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एनकरेज बाय इट। इसमें क्या होता है, एक ऐसा कैरिकुलम जिसको डिजाइन किया जाता है प्रोसेस के बेसिस पे। सॉरी, मैंने शायद पहले प्रॉब्लम बोल दिया था, है ना। ये प्रोसेस बेस्ड है, मतलब कि एक प्रोसेस के बेसिस पे कैरिकुलम को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनहांस करता है। फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। इसमें फोकस रहता है कि बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से चीज़ों को सीखा जाता है। आउटकम बेस्ड इट कम फ्रॉम ग्रेजुएट स्किल लेवल। ये क्या होता है? ये ग्रेजुएट लेवल जो स्किल होती है उसको सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन में जो गैप होता है उसको फिलअप करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि हमें जो एकेडमी में जो भी एजुकेशन थी वो क्या थी और वोकेशनली हमें क्या चाहिए, है ना, वो चीज़ों को कंप्लीट करने का काम करता है। जैसे कि हमें कॉलेज में पढ़ाया कि है ना, नर्सिंग फंडामेंटल पूरी पढ़ा दी, लेकिन वोकेशनली यानी हॉस्पिटल में जाके हमें ये करना ही नहीं है। हमें एक अच्छी केयर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, जो कि हम केवल और केवल प्रैक्टिस से ला सकते हैं। तो उस टाइप का जो कैरिकुलम होता है डिजाइन करने का तरीका, उसे हम बोलते हैं आउटकम बेस्ड, कि भाई एक अच्छा आउटकम आए कैरिकुलम का, ठीक है। लास्ट होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इट इज बेनिफिशियल स्पेशली व्हेन ट्रेनिंग फ्यूचर मेडिकल नर्सिंग प्रोफेशन। ये कब बेनिफिशियल होता है इस टाइप का कैरिकुलम? जब फ्यूचर नर्सिंग प्रोफेशनल को ट्रेन करना हो तब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। अभी हमने बात की कैरिकुलम डिजाइन के बारे में, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है अभी। तो प्लान्ड पर्पसफुल प्रोग्रेसिव सिस्टमिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब एजुकेशन सिस्टम में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाने के लिए एक प्लान, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव, सिस्टमिक प्रोसेस होती है कैरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। कैरिकुलम डेवलपमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस होती है, नॉट अ इवेंट। ये क्या है? एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, ना कि एक इवेंट, है ना। दैट टेक कंसर्न टाइम, एफर्ट एंड फैकल्टी कमिटमेंट। मतलब फैकल्टी का कमिटमेंट, टाइम और एफर्ट्स, इन सब का ध्यान रखते हुए ये जो कैरिकुलम है उसको डेवलप किया जाता है। ओके। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैरिकुलम डेवलपमेंट, कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया। इन सभी को आप एक बार चेक कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स थे जो कि कैरिकुलम डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग मतलब लेसन को प्लान करना, यानी कि डेली हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसको प्लान करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर डेली टीचिंग। ओके। इट इंक्लूड मेन पॉइंट टू बी कवर्ड, कि भाई क्या चीज कवर करनी है। जैसे मैंने आज बोला मुझे आज 6 चैप्टर करवाने, मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट करवाने इसमें, तो वो 5 चैप्टर कौन कौन से वो देख लिए, ठीक है। मतलब मेन पॉइंट्स क्वेश्चन कि भाई अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। असेसमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ टॉपिक, मतलब कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, ये इससे रिलेटेड टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान इज अ हार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग का हार्ट क्या है? लेसन प्लानिंग, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं लेसन प्लानिंग के? कि भाई टीचर को ट्रैक पे रखे। भाई ऐसा नहीं है कि टीचर है ना कुछ भी चीज़ पढ़ाते हुए अलग टॉपिक पे ही चल जाए। जैसे ना वो कुछ भी चीज़ पढ़ा रहा था और उसको रिलेट करना था हार्ट से, तो वो सीबीएस में पहुंच गया, ऐसा नहीं। तो है ना, टीचर को ट्रैक पे रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो टीचर है उसको अप टू डेट रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प इन टीचर टू डिलिमिट द टीचिंग, ठीक है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्प टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डे वर्क, मतलब आज क्या करना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए फंक्शंस।
स्टेप्स क्या क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले प्रिपेयर मतलब इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन एंड रिकैप्चुलेशन। मतलब कि पहले कोई भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना, फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसको एसोसिएट करना, फिर उसका जनरलाइज फॉर्मेट कर देना, फिर उसका एप्लीकेशन बताना, और फिर एक रिकैप्चुलेशन कर देना, मतलब कि एक समरी टाइप से। फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान, कि क्या क्या लेसन प्लान के एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक अच्छे लेसन प्लान के क्या क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से लिखा होना चाहिए, यदि राइटिंग बेकार है तो वो एक अच्छा लेसन प्लान नहीं है। फ्लेक्सिबल है होना चाहिए, डेफिनेट एम होने चाहिए उसके, ठीक है, और डिवीजन ऑफ एसेंस होना चाहिए उसमें, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि भाई आधा अधूरा हो, नहीं, कंप्लीट होना चाहिए, कस्टमाइज्ड होना चाहिए। ओके, उसके अलावा प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। एंश्योर एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सिंपल टू कॉम्प्रहेंसिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। ये कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक अच्छे लेसन प्लान में होने चाहिए। अब अप्रोचेस क्या होती हैं? तो 3 टाइप की अप्रोच होती हैं। एक होते हैं हर्बेटेरियन अप्रोच, फिर होती है RCEM अप्रोच, और लास्ट में होती है ब्रूम्स अप्रोच। और ब्रूम्स अप्रोच में ये इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, इवेलुएट लर्निंग आउटकम और लर्निंग एक्सपीरियंस, इन तीनों के बीच में क्या होता है? एक ट्रायंगल बना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेसन प्लान को बनाया किस तरह से जाता है? तो पहले कवर पेज होता है, फिर फर्स्ट पेज आता है, फिर मेन बॉडी, और फिर लास्ट में होती है अपेंडिक्स मतलब लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने बात की लेसन प्लान के बारे में। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, बट थोड़ा फास्टली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जैसे आपको पता है कि ये स्कूल है, इसका हेड है प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक क्लास होगा तो क्लास का हेड कौन होगा? क्लास टीचर। ठीक है, और उस क्लास की एकेडमिक सक्सेस के लिए क्लास टीचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बस वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा कि प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड क्लास टीचर इज द हेड ऑफ क्लास. Institutional management comes under principal, and classroom management comes under class teacher. Academic success is totally depend on class management via teacher. Okay, next dimension क्या क्या हो सकती है क्लासरूम मैनेजमेंट की? फिजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल, एथिकल एंड एजुकेशन सोशल। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल की बात करें प्रिंसिपल की बात करें तो 2 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। ये रहे जनरल स्पेसिफिक, ये रहे स्पेसिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, अब जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें आते हैं सेल्फ कंट्रोल एंड रोल मॉडल अप्रोच ऑफ टीचर, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट यूनिकनेस, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड रियलिस्टिक चीज। स्पेसिफिक प्रिंसिपल की बात करें तो एप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, एनकरेजिंग ऑफ स्टूडेंट एनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्नर, मिनिमम डिसरप्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग क्रिएटिविटी। मतलब कि ये हो गए कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल और ये हो गए जनरल प्रिंसिपल। इनको अच्छे से मैंने पहले समझा दिया था कि भाई जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसकी एप्रोप्रिएट प्लानिंग होनी चाहिए, टीचर का स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए लर्नर को कि भाई तुम्हें भी क्लास को अच्छे से रखना है मैनेज करके। ठीक है, टीचिंग लर्निंग क्रिएटिविटी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में कोई भी डिसरप्शन नहीं आना चाहिए। क्लास मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कि भाई क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कि भाई बेकार IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का, रूटीन नहीं है कि कोई सी भी क्लास कभी भी ले रहे हैं, अपरेटस नहीं है, पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, चौक ही नहीं है, लिखेंगे कहीं से। ठीक है, ओवर क्राउडिंग क्लासरूम के 40 बच्चों क्लास में 100 बच्चे बैठा रखे हैं, है ना, एक के ऊपर एक बैठ रहा है। ठीक है, इनएडिक्वेट लाइट और वेंटिलेशन, मतलब अच्छे से लाइट और वेंटिलेशन नहीं है, और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। ये सारी हो गई प्रॉब्लम। अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी क्लासरूम मैनेजमेंट की कि जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम कर दो। ठीक है, जैसे गुड IPR कर दो, प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा कर दो, डिवाइड कर दो अलग अलग क्लासों में। ठीक है, हाइजीन अच्छी रखो, पॉजिटिव बिहेवियर रखो टीचर का। ठीक है, पीपल का जो पार्टिसिपेशन यानी जो लर्नर है उनका पार्टिसिपेशन अच्छा करो, और रिदमिक टीचिंग को एनकरेज करो। रोल क्या क्या होता है टीचर के? तो ये रोल होते हैं क्या क्या? सबसे पहले टीचर एज अ टीचर काम करता है, मैनेजर भी, लीडर, फिलोसोफर, गाइड, मैनेजर और रिसर्चर और मेंटर, इसकी तरह टीचर काम करता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखो अभी क्लासरूम क्या होता है? क्लासरूम एक स्पेशली डिजाइन स्पेस होता है स्टूडेंट के लिए, जिसका मेन एम होता है कि स्टूडेंट पढ़े और बिना किसी इंटरप्शन के। मतलब कि एक क्लासरूम एक ऐसी जगह होती है, एक स्पेशली डिजाइन एरिया होता है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया होता है बिना किसी इंटरप्शन के। कम्युनिकेशन क्या होता है? ये लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉमन। ये और इसका मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक से दूसरे पर्सन में फीलिंग्स, आइडियाज, इन सब को ट्रांसफर करना, इसी को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लासरूम और कम्युनिकेशन अलग अलग। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन है ना, जो कि लर्निंग
सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि दो बच्चे अलग से बात कर रहे हैं वो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन है, नहीं। एक ऐसा पर्पसफुल और फ्रूटफुल है ना कम्युनिकेशन जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, उसे हम क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू वाइड वेराइटी ऑफ इट रेफर्स टू वाइड वेराइटी दैट इन्वॉल्व टीचिंग, लेक्चरिंग, डिस्क्राइबिंग और एक्सप्लेनिंग। ठीक है, कोल और चैन ने 5 स्टेज डिफाइन की थी क्लासरूम कम्युनिकेशन की। वो क्या क्या है? अब कोल और चैन ने 5 अलग अलग स्टेज दी। वो क्या क्या थी? सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज को फॉर्मुलेट करना। फिर मैसेज को एनकोड करना, ये दोनों कौन करेगा? सेंडर, मतलब मैसेज भेजने वाला। फिर मैसेज को ट्रांसमिट करना, ये करेगा मीडियम। फिर मैसेज को डिकोड और इंटरप्ट करना और उसका फीडबैक देना, ये कौन करेगा? रिसीवर। मतलब कि जो 5 स्टेज थी उसमें इनिशियल की 2 स्टेप सेंडर की थी, लास्ट की 2 स्टेप रिसीवर की थी और बीच वाली किसकी थी? मीडियम की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ, ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक डायग्राम है जो कि बताया हुआ है, इसको आप जरूर मेंशन करके आना। सेंडर ने क्या किया? मैसेज भेजा, मीडियम के थ्रू वो रिसीवर के पास आया, उसने उसके अकॉर्डिंग ट्रांसमिट किया, डिकोड किया और इंटरप्ट किया। ठीक है, इंटरप्रेट किया। ठीक है, अब टाइप्स देखें तो 3 टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब बोलने वाला, जिसमें स्पोकन वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन वर्बल, जिसमें स्पोकन वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी पोस्टर, गेस्चर, इन सब के जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों से। जैसे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हम एग्जाम्स में करते हैं, जैसे बोलते हैं ना एमसीक्यू में फर्स्ट का सी है ना, वैसा वाला। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख के चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन के भाई फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या हैं? हेल्प टू अचीव स्मूथ एंड हर्डर फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, मतलब कि कम्युनिकेशन को स्मूथ और हर्डर फ्री बनाने वाले फैक्टर्स को हम फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब 7 C's क्या क्या है वो? एक हो गया क्लैरिटी, फिर कॉर्टेसी, फिर कंसिडरेशन, फिर करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कंसर्टनेस और कंप्लीटनेस। क्लैरिटी मतलब कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं तो क्लियरली बोले। कॉर्टेसी हम पूरे शिष्टाचार के साथ बोले, मतलब आराम से बोले, है ना, पोलाइटली। फिर कंसिडरेशन, हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें दूसरा जो सुनने वाला है उसको भी कंसिडर करें। करेक्टनेस, हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो गलत ना बोलें, ठीक है, मतलब एरर ना आए उसमें, करेक्टली बोलें। कंसाइजनेस, जैसे अब एक हो गया बड़ा मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, लेकिन हमने उसकी जगह लिख दिया MSN, मतलब छोटे शब्दों में। तो हम कोई भी कम्युनिकेशन करें उसको छोटे शब्दों में यूज़ करें, ठीक है, मतलब न्यूमेरिक्स का यूज़ करें, ठीक है। और कंसर्टनेस एंड लास्ट में होता है कंप्लीटनेस मतलब हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और यदि वो इनकम्प्लीट है तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, और कंप्लीटनेस उसमें होनी चाहिए। और कंसर्टनेस का मतलब होता है कि मेक कम्युनिकेशन मोर स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो मीनिंगफुल और स्पेसिफिक हो, ठीक है। ये हो गए 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल, कल्चरल, सोशल, ये बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है कि भाई अटेंशन नहीं है, हियरिंग प्रॉब्लम है, पुअर लिसनिंग है, पुअर रिटेंशन है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनसफिशिएंट नॉलेज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये इसके अंदर आता है। इमोशनल बैरियर में आता है कि भाई डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है यहाँ और आप पीछे पीछे बैक बेंच पे बैठे हो और डिस्टेंस ज़्यादा है और आपको आवाज़ ही नहीं आ रही, तो ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर हो गया। पुअर लाइटनिंग, अनहाइजीनिक सराउंडिंग, लाउड नॉइज, अनअप्रोप्रिएट वेदर, ये आता है एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर। फिर आता है कल्चरल बैरियर, डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर हो, रिलीजन डिफरेंट हो, वैल्यू एथिक्स अलग अलग हो, ठीक है, ये आते हैं कल्चरल बैरियर के अंदर, ठीक है। यदि ये सारी चीज़ प्रेजेंट होगी तो अभी एक हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सोशल बैरियर में आते हैं सोशल टैबू और डिफरेंट सोशल नॉर्म, और इनकी वजह से भी कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ये भी बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेमैटिक बैरियर्स के बारे में, मतलब लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, हम उसे हिंदी नहीं आती दूसरे पर्सन को और हम हिंदी बोले जा रहे हैं, ठीक है। फेलियर टू लिसन, सुन ही नहीं पा रहा, लैक ऑफ टाइम एंड फॉल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन। प्रोसेस रिलेटेड बैरियर में होते हैं लैक ऑफ फीडबैक, इनएप्रोप्रिएट मीडियम एंड मैसेज अनक्लियर, ठीक है। ये हो गए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि पहले हमने बात की हुई है 2 बार, ठीक है। जो कौन सब्जेक्ट थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी और पहले जब वीडियो बनाया था तभी भी बात की थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ICT के बारे में। ICT क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? स्टेटमेंट और फैक्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल वर्दी टू सेल, मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट या फिर फैक्ट जो कि एक इंडिविजुअल रिसीव करता है और वो खुद के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। फिर होता है कम्युनिकेशन मतलब हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 लोगों के बीच में आइडियाज़, फीलिंग्स का ट्रांसमिशन होना। टेक्नोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करना, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस,
यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक लाइफ इजियर, मतलब कि साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आईसीटी का मतलब क्या हो गया, तो आर के शर्मा ने बताया मीनिंग ऑफ आईसीटी इंडिकेट प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑल दोज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर वेलफेयर एंड फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड, मतलब कि ह्यूमन नीड को फुलफिल करने के लिए और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए जो भी कम्युनिकेशन के साधन को यूज़ किया जाता है, मीन यानी साधन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं आईसीटी। प्रोफेसर एस के दुबे ने बताया कि आईसीटी रेफर्स टू एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए जो भी कम्युनिकेशन के साधनों का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो इफेक्टिव बनता है, उसे हम बोलते हैं आईसीटी। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सैटेलाइट एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये सब आ गए कंपोनेंट ऑफ आईसीटी के अंदर। स्कोप्स के भाई, स्कोप्स क्या क्या होते हैं आईसीटी के एक एजुकेशन में, कि भाई वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एनालिसिस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टीचर को ट्रेन करने में हेल्प करती है, एविएट्स के सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एजुकेशनल गोल को डिटरमाइन करती है, ये सारी चीज़ें। एडवांटेज ऑफ आईसीटी कि भाई क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो लो पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, इंटरैक्टिव होता है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग यानी पर्सनलाइज लर्निंग बोल सकते हैं, लोकल रिसर्च मटेरियल, हाई स्पीड डिलीवरी, डिस्टेंस, क्लाइमेट एंड इंसेंसिटिव, मतलब कि भाई डिस्टेंस और जो क्लाइमेट है, मतलब कोई सा भी वेदर हो, कितनी भी दूरी हो, ये आईसीटी होती है वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसेंसिटिव होता है, मोटिवेटर टूल की तरह काम करता है, यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है, ठीक है, फैसिलेट कोऑपरेटिव लर्निंग को भी फैसिलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज में आ गया कॉस्ट होता है, कॉस्टली होता है, प्रॉब्लम ऑफ रीच रिमेन एंड एक्सेस, कि हर कोई इसका रीच रिमेन एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, हार्ड टू एसेस इम्पैक्ट, भाई बच्चों में क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका एसेस करना बात काफ़ी मुश्किल होता है। टेंड टू क्रिएट न्यू क्लासरूम फॉर नॉलेज रिच एंड नॉलेज पुअर, भाई हमको पता लग जाएगा कौन नॉलेज रिच है और कौन नॉलेज पुअर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे अलग अलग क्लासरूम बना सकते हैं। हमारे लिए तो वो ईजी होगा, बट बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वो फिर। ट्रेनर नीड रीओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग, भाई जो कोई ट्रेनर है या फिर कोई ऐसा टीचर है जिसे समझ नहीं आया तो उसको रीओरिएंट और रीट्रेनिंग करना जरूरी होता है। तो ये हमने बात की आरसीटी के बारे में, सॉरी आईसीटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में, कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या क्या होता है। तो देखो, पढ़ाने का तरीका यही होता है मेथड ऑफ टीचिंग, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक, सो डिफरेंट टीचर अडॉप्ट डिफरेंट मेथड एंड स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग मेथड इज अ ब्रॉड एंड जनरल टर्म दैट इंक्लूड टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये क्या है, एक ब्रॉड और जनरल टर्म है जिसमें टीचिंग की स्ट्रेटेजी और टीचिंग के टैक्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। द टर्म टीचिंग मेथड रेफर्स टू जनरल प्रिंसिपल, पेडागोगी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूज फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी जनरल प्रिंसिपल, पेडागोगी और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है उसे हम टीचिंग मेथड बोलते हैं। रोज ने बताया द वे और स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट इन द क्लासरूम, मतलब कंटेंट क्लासरूम के अंदर कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका या फिर स्टाइल, उसे हम क्या बोलते हैं, टीचिंग मेथड बोलते हैं। टीचिंग मेथड आर द मेथड बाय विच एन टीचर डिलीवर हिज कंटेंट मैटर टू द स्टूडेंट विद इन अ क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर एक टीचर अपने कंटेंट मैटर को स्टूडेंट तक पहुंचाता है उस तरीके से, उस तरीके को हम बोलते हैं, जिस तरीके से, उस तरीके को हम बोलते हैं टीचिंग मेथड। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, सॉरी अलग अलग मेथड होते हैं टीचिंग के, लेक्चर, माइक्रो टीचिंग, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो आज हम सभी को डिफाइन तो कर नहीं सकते, पहले भी नहीं किया था डिफाइन, तो अभी भी नहीं करेंगे। लेक्चर मेथड जो इंपॉर्टेंट है हम उसको देखते हैं। लेक्चर मेथड ये देखो ओल्डेस्ट मेथड होता है टीचिंग का, फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म पे काम करता है। टीचर और स्टूडेंट, इसमें टीचर मोर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव लर्नर होता है। इसको टीचर सेंटर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। पर्पस क्या क्या होता है भाई, पर्पस इसका ओके तो स्टिमुलेट थिंकिंग इन अ स्टूडेंट, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, और जो थिंकिंग होती है उसको स्टूडेंट में स्टिमुलेट करता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, डिफिकल्ट कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे इसके पर्पस होते हैं। अब एक लेक्चर को बनाने का तरीका क्या होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो सबसे पहले एम्स बताए जाते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी बनाई जाती है, फिर उसको एग्जांपल या डेमोन्स्ट्रेट करके समझाया जाता है। जब स्टूडेंट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाला जाता है कि बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। ये रहे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा है कि ये वन वे कम्युनिकेशन इसमें होता है। दूसरा इसमें और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सॉरी बेस्ट एडवांटेज है कि लार्ज ग्रुप को पढ़ाने में काम आता है। माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग मतलब छोटे छोटे अंतराल में पढ़ाना। ठीक है, माइक्रो टीचिंग को 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में
आइडिया इसका ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, सील डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन अ क्लासरूम इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम, मतलब कि कम क्लास को कम टाइम में पढ़ाना, वो भी कम चीज़ें, उसे हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। मतलब 10 मिनट में 10 बच्चों को थोड़ी चीज़ों को ज्ञान दे देना, उसे हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम कि भाई जैसे जो एक तरीके से बोल सकते हैं ट्यूशन लेते हैं ना जो टीचर्स, जिसमें 10-10 बच्चों पे है ना 10-10 बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो वाला चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग के। माइक्रो टीचिंग की क्या साइकिल होती है? पहले प्लान किया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है, फिर फीडबैक ली जाती है ना, फिर वापस रीप्लान करते हैं, फिर रीटीच करते हैं और फिर रीफीडबैक लेते हैं। ये साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं? ट्रेनिंग टेक्निक, ये स्पेलिंग गलत है, TRAINING है, ट्रेनिंग टेक्निक, न्यू इनोवेशन, मिनिएचर टीचिंग, भाई ऑब्वियसली टीचिंग का छोटा रूप है, एंड हाई इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग। इसमें 10 बच्चे हैं और हम 10 बच्चों पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि कम बच्चे ना, इसलिए 5RMD मतलब माइक्रो टीचिंग के 5R क्या क्या है? रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, रिफाइनिंग, रिस्पॉन्डिंग और रीडूइंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और ये डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे एडवांटेज में देखा जाए तो बजट ओरिएंटेड होता है, इंस्टेंट फीडबैक होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, वन स्किल एट वन टाइम होता है। डिसएडवांटेज में टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रेंड स्टाफ चाहिए और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हुए। अब हम बाकी सारे जो टीचिंग के मेथड है उनको भी देख लेते हैं। जैसे लेक्चर मेथड हमने आपको बता ही दिया था। फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन। देखिए, आप ग्रुप डिस्कशन में बोल सकते हैं कि कई सारे लोग एक साथ जब बैठ के डिस्कस करते हैं, 10 से 12 लोग, तो उसे हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा टॉपिक है इसमें, एक मिनट, ये देखिए टोटल 16 या 17 मेथड है टीचिंग के। इन सभी को पढ़ाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने केवल 2 मेथड, टीचिंग मेथड लेक्चर मेथड और माइक्रो टीचिंग को इन्वॉल्व किया है। अब इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट और है, जैसे सिमुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो सिंपोजियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। और लास्ट टू लास्ट सेमिनार मेथड। ये 5 मेथड है जिनको आप एक बार रिवाइज करके जा सकते हो। मैं आपको लेक्चर नोट्स इसके प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब जो PDF नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट नंबर 4। अभी तक हमने 3 यूनिट कवर की, यूनिट नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यूनिट नंबर 4 है, ये देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें केवल हम जो स्पेसिफिक टॉपिक है उन पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो आइए डायरेक्टली उस पर पहुँचते हैं, जो कि है बेड साइड क्लिनिक। यस, ये रहा बेड साइड क्लिनिक। ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस भी हैं, तो हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। ये 4 या 5 नंबर में आ सकता है। बेड साइड क्लिनिक इज कंसिडर एज अ मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी है। इट एम टू डिस्क्राइब नर्सिंग प्रॉब्लम टू अ पर्टिकुलर पेशेंट, मतलब एक पर्टिकुलर पेशेंट को क्या नर्सिंग प्रॉब्लम है, मतलब क्या उसको प्रॉब्लम है, वो बताने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड टू प्रोवाइड विविड इमेज ऑफ एसोसिएटेड नर्सिंग केयर, कि उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और कौन सी केयर हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ये हम बता सकते हैं किसके थ्रू? बेड साइड क्लिनिक के थ्रू। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? तो इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। नर्सिंग क्वालिटी है, नर्सिंग केयर की जो क्वालिटी है उसको एनहांस करती है। दूसरा, ये क्या करती है? टू बी एबल टू स्पॉट हेल्थ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटल। हेल्थ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी होती है हॉस्पिटल में, उसको स्पॉट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू बी एबल अ क्रिएट नर्सिंग केयर प्लान दैट प्रोवाइड टू ईच पेशेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इशू, मतलब कि ये नर्सिंग केयर प्लान को बनवाने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि 2 अलग अलग पेशेंट है, 3 अलग अलग पेशेंट है, उनके लिए हमें 3 अलग अलग नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं। अब जो प्लान है वो स्पेसिफिक, क्योंकि तीनों का अलग अलग डिजीज है तो हमें अलग अलग केयर प्लान बनाने पड़ेंगे, तो उसको क्रिएट करने में भी बेड साइड क्लिनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ क्लिनिक, बेड साइड क्लिनिक। क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं भाई? कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है ये बच्चे में, ठीक है। उसके अलावा इट इंक्लूड ओनली अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसमें कुछ ग्रुप स्टूडेंट के होते हैं, ऐसा नहीं है 100 के 100 बच्चों की ड्यूटी मेडिकल वार्ड में लगा दी, नहीं यार, 10 बच्चों की लगाएंगे तो लिमिटेड बच्चे हैं और वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। ये रियलिटी और थ्योरी के बीच में कंपेरिजन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि भाई थ्योरी में हमें ये पढ़ाया था और रियलिटी में हम ये, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज अ पुअर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें एक पुअर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। लिमिट टू इट कंस्ट्रक्ट द लिमिट ऑफ यूटिलाइजेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें कैनुला लगाने नहीं आता तो हम एक ही पेशेंट का हाथ को 10-15 बार ऐसे कैनुला से, है ना, पंचर कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लिमिटेशन इसमें क्या है? लिमिट है यूटिलाइजेशन की, ठीक है। हाई प्रोफेशनल कॉस्ट है, बिल्कुल सही बात है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यदि उसमें ड्यूटी लगवाते हैं तो उसमें हमें पैसे देके लगवानी पड़ेगी, यदि हम नर्सिंग कर रहे हैं उस वक्त करना है तो, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। तो बस आप ये जो बेड साइड क्लिनिक है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा कि होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बाकी
इस जो यूनिट है इसमें से बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने हैं नहीं। एक बार जो रोल प्ले है उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। इसकी मैं स्लाइड शेयर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें तो इतना अच्छा दे नहीं रखा है, रोल प्ले भी काफ़ी आने के चांसेस होते हैं, तो इसको मैं आपको जो स्लाइड शेयर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एविएट्स के बारे में, यूनिट नंबर 5th और लास्ट यूनिट हमारी इस वीडियो की। ठीक है, अब एविएट्स क्या होते हैं तो इसको आपको मतलब सॉरी आपके सिलेबस में मीडिया नाम से लिख रखा है, बट आप जब उसकी डेफिनेशन देखोगे तो वो एविएट्स की डेफिनेशन है उसमें। तो एविएट्स के बारे में ही हम जानते हैं। एविएट्स आर द सेंसिटिव टूल यूज इन टीचिंग दैट फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होते हैं, एक सेंसिटिव टूल होते हैं जो कि टीचिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं और लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एविएट्स आर टेक्नोलॉजिकल मीडिया। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल मीडिया है और लर्निंग डिवाइसेस है। ओके, इट इज द मल्टी सेंसरी मटेरियल विच मोटिवेट एंड अट्रैक्ट एंड स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल टू आर लर्निंग। मतलब कि अब देखो, एक है आपके पास चौक और बोर्ड लेके पढ़ा रहा है कोई टीचर, हाँ बेकार, और दूसरा कह रहे यार मतलब प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है, उसमें ना अलग अलग डायग्राम देके शो कर रहा है, वो मतलब कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मजा आ गया, मतलब अट्रैक्टिव चीज़ है। तो एविएट्स क्या करता है, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है लर्निंग की तरफ। ठीक है, किंडर ने डेफिनेशन दी, क्या दी, किंडर ने बताया एविएट्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेड लर्निंग प्रोसेस मोर कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक एंड डायनेमिक। ओके, सीवी गुड्स ने बताया कि एविएट्स क्या होते हैं, आर दोज विच हेल्प इन कंप्लीटिंग अ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब कि लर्निंग की जो ट्रायंगुलर प्रोसेस होती है, मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन, इन तीनों को कंप्लीट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एविएट्स। जॉन ली ने बताया कि एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है जो कि इन विच मैसेज कैन बी हर्ड एज वेल एज सीन। मतलब एक ऐसे डिवाइस जिनमें मैसेज को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, ये जॉन ली ने बताया था। पर्पस क्या क्या होते हैं एविएट्स के, भाई मोटिवेटर होता है, बेस्ट मोटिवेटर, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है स्टूडेंट का, कैप्चर अटेंशन को कैप्चर करता है स्टूडेंट के। ठीक है, बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग मतलब भाई कई चीज होती है जो जनरल से स्पेसिफिक होती है और कई चीज होती है जो स्पेसिफिक से जनरल होती है। वो जो मैक्सिम्स थे उन पे बेस्ड होता है, नॉलेज को डेवलप करने का काम करता है। अटेंशन को इंक्रीज करता है और जो अटेंशन स्पान है उसको बढ़ाएगा। उसके अलावा सेव एनर्जी एंड टाइम और एनर्जी दोनों सेव करेगा और रीइंफोर्स करेगा लर्नर को। अब एक एविएट्स के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एविएट्स क्या क्या है भाई, देखो, रियलिस्टिक होता है, सुटेबल होता है, दूसरा चीप होता है, सिंपल होता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, अप टू डेट रहता है। ठीक है, इजीली पोर्टेबल होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव होगा, अटेंशन गेनर होगा। ठीक है, और फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग उसको फैसिलिटेट भी करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एविएट्स के बारे में कि एविएट्स के क्या क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल कंट्रोल, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्ड। ये होते हैं प्रिंसिपल या क्वालिटीज किसकी, एविएट्स की। जिसको जो ये टॉपिक है इसको हमने कम्युनिटी में भी कवर किया था, सो मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया कि मीडिया का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। मीडिया 4 टाइप का होता है। ऑडियो एड्स जिनमें हम चीज़ों को सुन सकते हैं जैसे रेडियो, टेप, रिकॉर्डर। ठीक है, विजुअल एड जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्टर और नॉन प्रोजेक्टेड। भाई प्रोजेक्टेड भी होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड भी होते हैं। अब इसमें 2 सब क्लास होती है, हार्डवेयर जिसमें होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और फिल्म प्रोजेक्टर। सॉफ्टवेयर होते हैं, फिल्म स्ट्रिप हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी होगी। नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं ग्राफिक एड आते हैं, 3D एड आते हैं ना, उसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड होते हैं और प्रिंट मीडिया होता है। एक्टिविटी एड्स होते हैं तीसरे, और चौथे होते हैं एविएट्स जिनमें हम चीज़ों को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिल्म, टीवी और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये हमने बात की मीडिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब एक एक चीज़ को हम डिफाइन कर देंगे। यदि आपको देखो, एक सेकेंड, आगे जाने से पहले यदि आपको ये डायग्राम या ये जो क्लासिफिकेशन है ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑडियो एड्स क्या होते हैं, जिसमें हम चीज़ों को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। एग्जांपल ये रहे। विजुअल एड जिसमें हम चीज़ों को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, सॉरी जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। शायद मैंने पहले गलत बोल दिया ना। ऑडियो एड्स जिनमें हम चीज़ों को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। विजुअल एड्स जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। एक्टिविटी एड्स जो कि एक्टिविटी के बेसिस पे काम करते हैं, और एवी एड्स जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनको ही बस डिफाइन कर देना है। जैसे कि ये देखो, ये लिख रखा ऑडिटरी एड्स है ना, एग्जाम्पल लिख दिया। विजुअल एड्स का एग्जाम्पल लिख दिया। नॉन विजुअल में हमने प्रोजेक्टेबल और नॉन प्रोजेक्टेबल बता दिया कि भाई जिसमें प्रोजेक्शन की जरूरत होती है वो होते हैं प्रोजेक्टेबल एड्स, जिनमें प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं होती उन वो होते हैं नॉन प्रोजेक्टेबल एड्स। ठीक है, एक्टिविटी एड्स जो कि है ना, ये देखो इसमें बताया था कि इंड्यूस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट और टीचर टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज, मतलब कोई एक्टिविटी करा के कुछ भी चीज़ को समझाया जाए, वो होता है एक्टिविटी एड्स एंड एविएट्स। अब फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एविएट्स को, वो कौन कौन से, तो देखो कई सारे। अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स के भाई एड्स अवेलेबल है या नहीं है।
ठीक है, नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी है, उसके अलावा नेचर ऑफ ऑडियंस का नेचर किस तरह का है, कॉस्ट कितनी है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कितनी है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें। क्राइटेरिया की बात करें कि हम एक अच्छा एवियर्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो होता है कि भाई एक जो एवियर्स है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन बढ़िया होनी चाहिए लगाने की, लैंग्वेज बढ़िया यूज़ करे, वो रियलिज्म हो और इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, रियलिस्टिक फील दिलाता है, इंटरेस्ट को बढ़ाता है, एक्सपीरियंस का सोर्स होता है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इंटरेक्शन को बढ़ाता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। ये हो गए एडवांटेज एवियट्स के। ठीक है, अब ये जो यूनिट 5 है इसमें मुझे जो लगता है, मुझे जो लगता है नहीं, मतलब जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक एजुकेशनल मीडिया। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा कि एजुकेशनल मीडिया या फिर कंप्यूटर लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंट्रोडक्शन लिखना है कि लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल हैज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म ऑन अकाउंट ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज अ मेजर। मतलब कि देखो, जब से टेक्नोलॉजी आई है हमारी लाइफ में तब से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ठीक है, पहले सोसाइटी में लोग क्या करते थे, जब हम फ्री होते थे, बच्चे थे, तो 4 बजते ही हम क्या क्रिकेट खेलने चल जाया करते थे। अब क्या, अब पबजी खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स आ गए इसलिए। ठीक है, और जो ये रिसोर्स हैं इन्होंने अच्छे और बुरे दोनों इम्पैक्ट डाले। मेजर एप्लीकेशन इनका है इंडस्ट्री, बिजनेस, स्कूल और होम्स के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या इसके एडवांटेज हैं वो ये रहे, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है वो ये रहे कि भाई टाइम एफिशिएंट होता है, पोर्टेबल डाटाबेस हो सकता है, इंटरेक्टिव पोटेंशियल होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या हो गए, इसको खरीदने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि भैया कंप्यूटर क्या है। ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को पहली बार खोजा था या फिर बताया था, या फिर उन्हें ग्रैंडफादर बोला जाता है। ये हाँ, ये रहा, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो आपसे हो सकता है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन ले आए कि व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन इट, कंपोनेंट पूछ सकता है। तो ये जो डायग्राम है ये जरूर बना के आइएगा कि होता क्या क्या है कंप्यूटर में। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या है कंप्यूटर के। ओके, और जो वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये इतने आने के चांसेस नहीं है, और इसके अलावा ई लर्निंग भी इतनी नहीं आएगी। ठीक है, और स्मार्ट का क्लासरूम ये आ सकता है। स्मार्ट क्लासरूम इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, क्या इसकी कैटेगरी है बस। ठीक है, और टेली कम्युनिकेशन पे जाने से पहले मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है इस पीडीएफ से। इस पीडीएफ में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाना है या फिर कंप्यूटर लर्निंग रिसोर्स पे जाना है, इंट्रोडक्शन देखना है, एडवांटेज देखने, डिसएडवांटेज देखने। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इसके अंदर आता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 4 या 5 चीज़ें आती हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ भी लेना है, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आ जाए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, बट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले आप लिख दोगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 5 चीज़ें या 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कंप्यूटर, दूसरा होता है वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तीसरा होता है ई लर्निंग। ठीक है, और चौथा होता है स्मार्ट क्लासरूम, और 5वां होता है हमारे बस 4 चीज़ें स्मार्ट क्लासरूम। पहला क्या था, कंप्यूटर, दूसरा था वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा था हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम, एंड चौथा था हमारे पास ई लर्निंग। ये 4 चीज़ें थी, बस इसको इंक्लूड करके, और आप स्मार्ट क्लासरूम को और कंप्यूटर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना सा और कुछ भी नहीं। टेली कम्युनिकेशन, टेली मतलब दूर, और कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना, मतलब डिस्टेंस लर्निंग या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, दूर से पढ़ाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डीएलपी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि एलन की हम लेते थे पहले कि भाई डीएलपी ले रखी हमने एलन की। ठीक है, उसमें टीचर हमको पढ़ाता था और हम पढ़ते थे। ठीक है, वैसे टाइप से। तो ये एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इसके एडवांटेज पता होने चाहिए कि भाई डीएलपी क्या होता है। जो डिस्टेंस एजुकेशन फ्लेक्सिबल होती है, एक्सेसिबल होती है, कॉस्ट सेविंग होती है, और इंप्रूव करती है एजुकेशनल आउटकम को। ठीक है, केबल टीवी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में नहीं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेली नहीं। इसमें आएगा एक टेली नर्सिंग। यस, ये इंपॉर्टेंट है, टेली नर्सिंग को आप जरूर देख लेना कि टेली नर्सिंग क्या होती है। टेली नर्सिंग और टेली हेल्थ नर्सिंग यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर ऑफरिंग द सर्विसेज रिगार्डिंग नर्सिंग थ्रू द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। मतलब आपने देखा होगा कई सारे ऐसे मोबाइल में ऐप्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को असेस करके बता सकते हैं। जैसे शायद अभी इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, बट यूएस या इधर है कि आप अपनी हेल्थ को चेक कर सकते हो उन ऐप्स के थ्रू। ठीक है, और वो ऐप होते हैं, उन्हें हम टेली नर्सिंग के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इसके डेफिनेशन दिए, टेली नर्सिंग इज अ सबसेट ऑफ टेली हेल्थ इन विच
इन विच द फोकस इज नर्सिंग प्रैक्टिस वाया टेली कम्युनिकेशन, मतलब टेली कम्युनिकेशन के बेसिस पे नर्सिंग प्रैक्टिस को एनहांस करना या फोकस करना, उसे ही हम बोलते हैं टेली नर्सिंग। ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स या 5 टाइप्स होते हैं इसके। रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है, इंटरएक्टिव टेली नर्सिंग सर्विसेज, स्टोर एंड फॉरवर्डिंग टेली नर्सिंग, इमेजिंग सर्विसेज एंड ये सारी चीज़ें। इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं और गाइडलाइन को आप हटा सकते हो। और एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो कि आप पढ़ लीजिएगा, आने के चांसेस हैं इसके, क्या पता आ ही जाए मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है उससे उसमें 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है मोबाइल टेक्नोलॉजी, हो सकता है 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। दूसरा है टेली नर्सिंग स्पेसिफिक, सब पॉइंट में बोल रहा हूँ, 4 या 5 नंबर में या 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो टेली नर्सिंग का आ सकता है कि टेली नर्सिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो है टेली कम्युनिकेशन, के टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में वो पूछ सकता है। उसके अलावा आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछ सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पूछ सकता है। ये जो एविएट्स वाली यूनिट थी उसमें ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था AV8, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात की टोटल 5 यूनिट के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और जो है आपकी PDF है, जो ये PDF है 149 पेजेस की, सॉरी 145 पेजेस की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल पे मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।